बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। अल्लाह पाक आप लोगों को ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हाथों में रखे। आज हमने सॉल्यूशन वाला चैप्टर बीएससी लेवल से करना है। मैट्रिक और एफएससी लेवल से हम कवर कर चुके हैं, और अगर आपने अभी तक कवर नहीं किया तो पहले आप लोग मैट्रिक और एफएससी लेवल से कवर कर लें। और पिछले लेक्चर में मैट्रिक और एफएससी के साथ साथ मैंने आपको पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस भी बता दिए थे। तो पिछला लेक्चर आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट था। अगर वो आपने नहीं देखा अभी तक तो उसको पहले देख लें, ताकि जो है यहाँ के कंसेप्ट आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो सकें। तो हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में कोई ख़ास चीज़ नहीं है, बिल्कुल बुनियादी चीज़ें हैं जो कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। फिर भी जो थोड़ी बहुत मुझे डिफरेंट चीज़ें लगी हैं वो मैं यहाँ पे रीड कर देती हूँ। द कंपोनेंट विच हैज़ सेम फिजिकल स्टेट एज दैट ऑफ सोल्यूशन इज़ कॉल्ड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के लिए बताया हुआ है कि वो वाला कंपोनेंट जिसकी फिजिकल स्टेट सोल्यूशन की फिजिकल स्टेट वाली होती है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद डाइल्यूट सोल्यूशन को भी हम लोग पढ़ चुके हैं। कंसंट्रेशन यूनिट्स ऑफ सोल्यूशन को वैसे तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ये थोड़ी सी डिफरेंट टर्म थी। स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन मीन के नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। एक डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन में जितने सोल्यूट के ग्राम्स होते हैं उसको हम स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, बाकी इसमें से नॉर्मेलिटी वाली टर्म न्यू है जो कि हमने मैट्रिक एफएससी लेवल में नहीं की। इट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम इक्वेलेंट्स ऑफ सोल्यूट पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। अगर हम देखें ना, मोलैरिटी में हम कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। वहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स है मोलैरिटी में, और यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्वेलेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। वहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स है मोलैरिटी में, और नॉर्मेलिटी में नंबर ऑफ ग्राम इक्वेलेंट्स ऑफ सोल्यूट पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोगों को इक्विवेलेंट वेट का कंसेप्ट होना चाहिए कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एटम इज इक्वल टू एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी। एटॉमिक वेट को आप वैलेंसी से डिवाइड करते हैं तो वो फिर आपके पास इक्विवेलेंट वेट आता है किसी एटम के लिए। ठीक है, मतलब किसी एलिमेंट के लिए। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम जैसे एग्जांपल लें तो 24 इसका है एटॉमिक वेट, और इसको आप 2 से डिवाइड करें। मीन के मैग्नीशियम जो है सेकंड ग्रुप से बिलोंग करते हैं, इसकी वैलेंसी +2 होती है, तो इस वजह से 2 से इसके एटॉमिक मास को हमने डिवाइड किया तो ये आपके पास 12 आ जाएगा, जो कि इक्विवेलेंट वेट होगा मैग्नीशियम का। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम का आप देखें तो 27 को 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27 है और इसकी वैलेंसी 3 है, तो इसका 9 जो है वो इक्विवेलेंट वेट होगा। इसी तरह इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड्स की बात करें तो मॉलिक्यूलर वेट को हम बेसिसिटी से डिवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे हम HCl की बात करें तो HCl का अपना मॉलिक्यूलर मास है 36.5, और इसको आप 1 से डिवाइड करेंगे क्योंकि इसमें बेसिसिटी कितनी है, मीन कि ये कितने H पॉजिटिव आयन देगा, 1 H पॉजिटिव आयन देगा, तो इस वजह से इसका वही मॉलिक्यूलर मास होगा और वही इक्विवेलेंट वेट होगा, मीन के सेम होगा, क्योंकि 1 से डिवाइड करने से आंसर दोबारा सेम आ जाएगा। इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4, अब जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो 2 H पॉजिटिव आयन देगा, तो अब जो है हम 2 से डिवाइड करेंगे इसके मॉलिक्यूलर वेट को, तो 49 इसका इक्विवेलेंट वेट होगा। इसी तरह आप बेस की बात करें तो मॉलिक्यूलर वेट को हम एसिडिटी से डिवाइड करेंगे। जैसे NaOH की बात करें तो NaOH को आप 1 से इसके एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास को यानी 40 को 1 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसमें एक OH नेगेटिव आयन इसने बनाना है। ठीक है, तो 1 से डिवाइड करेंगे 40 आ जाएगा। और इसी तरह CaOH ट्वाइस में 2 OH नेगेटिव आयन्स हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे इसके मॉलिक्यूलर मास को, तो ये आपके पास इसका 74/2 37 जो है वो इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। इसी तरह इक्विवेलेंट वेट ऑफ साल्ट की बात करें तो मॉलिक्यूलर वेट को हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ मेटल्स इट्स वैलेंसी। मेटल की जो वैलेंसी होगी ना वही हम यहाँ पे करेंगे। जैसे हम Na2CO3 में सोडियम कार्बोनेट जो एक साल्ट है, इसमें देखें तो सोडियम की वैलेंसी क्या है, सोडियम के Na पॉजिटिव है ना, और 2 मेटल की मतलब कि यहाँ पे आइंस हैं, तो ये 2 जो है वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। 106/2 करेंगे तो 53 जो है सोडियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। इसी तरह इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट का करते हैं तो हम मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड करते हैं चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, मीन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप कह सकते हैं। ठीक है, जैसे इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 देखें तो मॉलिक्यूलर वेट बाय 5 करेंगे अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। 5 से डिवाइड करेंगे 158 को, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 31.6। KMnO4 का हमने किया ना, तो KMnO4 में आपने देखना है कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ हुए हैं या इसने गेन किए हैं या क्या। ठीक है, जो भी इसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो चेंज हुए, जो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई है उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं।
आगे हमने ये फार्मूला फॉर वेरियस कंसंट्रेशन यूनिट्स ऑफ सॉल्यूशन ये हम लोग कर चुके हैं वैसे तो पीछे, वेट बाय वेट परसेंट और वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वेट परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो ये सारी चीज़ें हम लोग पहले कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोग अगर देखें तो एक बार दोबारा रिवाइज मैं आप लोगों को करवा दूँ। यहाँ पे बेसिकली एग्जांपल दी हुई है, 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज़ डिजॉल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन, तो ये होगा वेट बाय वेट, क्योंकि सोल्यूट और सोल्यूशन दोनों का हम मैस ले रहे हैं, ठीक है, तो वेट बाय वेट परसेंट होगा ये। और इसी तरह वेट बाय वॉल्यूम होगा तो यहाँ पे वॉल्यूम आ जाएगा सॉल्यूशन का, और वॉल्यूम बाय वेट होगा तो सोल्यूट का वॉल्यूम और सॉल्यूशन का वेट आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को पहले से पता है, इसको नहीं करते। आगे नॉर्मेलिटी देखें तो नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज रिलेटेड विद मास ऑफ सोल्यूट, इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। नॉर्मेलिटी का फार्मूला अगर हम लिखें तो मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई 1 ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मीन के बिल्कुल वैसे ही है जैसे मोलैरिटी का फार्मूला था, वहाँ पे ऊपर सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं ना, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए आप मास ओवर मोलर मास करते हैं, तो यहाँ पे हम मास ओवर इक्विवेलेंट मास करेंगे। मोल फ्रैक्शन हम लोग कर चुके हैं पहले, और उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। नेक्स्ट पेज पे हमारा है सॉल्यूशन ऑफ कम्प्लीटली मिसिबल लिक्विड्स, ठीक है। कम्प्लीटली मिसिबल लिक्विड्स वो लिक्विड्स होते हैं जो आपस में मुकम्मल तौर पे हल हो जाएं, एक ही फेज़ बना दें, ठीक है। कम्प्लीटली मिसिबल जो लिक्विड्स या सॉल्यूशंस होते हैं, कम्प्लीटली मिसिबल जो मिक्सचर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं आइडियल सॉल्यूशन और दूसरे होते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इनको भी हम काफ़ी हद तक पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। आइडियल सॉल्यूशन कौन से होते हैं? इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, सम ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया टेकन इट्स इनटू कंसिडरेशन। Number 1 is forces of attraction, number 2 heat of solution, number 3 no change in volume, and number 4 equation of osmotic pressure। पीछे बाकी सारी जो है ना ये क्राइटेरिया हम डिस्कस कर चुके हैं। जस्ट ये ऑस्मोटिक प्रेशर की जो इक्वेशन है ये हमने पीछे नहीं देखी थी, एफएससी लेवल तक ये नहीं था कॉन्सेप्ट, पाई वी इज इक्वल टू N2RT, तो ये वाला जो है वो आपके पास न्यू कॉन्सेप्ट है। ये आप लोगों ने याद रखना है कि वो सोल्यूशन जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर वाली इक्वेशन को फॉलो करते हैं वो आइडियल सोल्यूशन होते हैं, जो राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं वो भी आइडियल सोल्यूशन होते हैं। बेस्ट क्राइटेरिया जो है आइडियलिटी को मेजर करने का वो है राउट्स लॉ। राउट्स लॉ को हम पहले डिटेल में देख चुके हैं। राउट हैज़ गिवन द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एंड द क्वांटिटीज़ ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट्स, ठीक है। ये एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, इसकी ये डेफिनेशन है राउट्स लॉ की। ये भी देख लीजिएगा कि राउट ने जो है एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दिया था वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन एंड क्वांटिटीज़ ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट्स के दरमियान। अच्छा जी, राउट्स लॉ वाली ये सारी डेरिवेशंस वगैरह ये भी मैंने आपको बता दी थी, कौन कौन सी इक्वेशंस आप लोगों ने याद रखनी है। ये P इज़ इक्वल टू P0 x1, डेल P इज़ इक्वल टू P0 x2 और डेल P और P0 इज़ इक्वल टू x2, तो ये वाली सारी इक्वेशंस देख लेनी है। और उसके बाद जी डेल P और P0 को हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर प्रोपोर्शनल टू कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूट एंड इट इज़ कांस्टेंट क्वांटिटी व्हेन इकोमोलर और इकोमोलिकुलर proportions of different solutes are dissolved in same mass of same solvent। ये वाली बातें भी हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। नेक्स्ट टॉपिक है राउट्स लॉ व्हेन बोथ कंपोनेंट्स आर वोलाटाइल, तो इसको भी हमने एफएससी में कवर कर लिया था। और इसमें फाइनल इक्वेशन हमारे पास आती है PT इज़ इक्वल टू P0A माइनस P0B XA प्लस P0B, ठीक है। ये वाली इक्वेशन भी हमने देखी थी और मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था, इसलिए यहाँ पे हम लोग नहीं करेंगे। ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ राउट्स लॉ, इसको भी हम लोग देख चुके हैं। ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है आइडियल सोल्यूशन के लिए, ये वाली स्ट्रेट लाइन आती है, ठीक है। और यहाँ पे हम डिफरेंट कंपोजिशन ले रहे होते हैं दोनों कंपोनेंट्स की, मीन के सोल्यूट और सॉल्वेंट की सोल्यूशन के अंदर। डिफरेंट कंसनट्रेशंस के ऊपर जो है वो डिफरेंट सोल्यूशंस बन रहे होते हैं, मीन के डिफरेंट सोल्यूशंस ऑफ डिफरेंट कंसनट्रेशन जो है हमें ये यहाँ पे हर ये जो सर्कल है इस पर मुख्तलिफ कंसनट्रेशन के सोल्यूशन मिल रहे होते हैं। जैसे आप देखें तो यहाँ पे ऐसा सोल्यूशन मिलेगा जिसमें दोनों कंपोनेंट 0.5 उनकी जो है वो आप कह लें कि मोल फ्रैक्शन है। इसी तरह अगर ये वाली कंसनट्रेशन देख लें तो ये वो सोल्यूशन है जिसमें जो ए कंपोनेंट है वो 0.1 है और बी कंपोनेंट जो है उसकी मोल फ्रैक्शन है 0.9, ठीक है। तो इस तरह ये स्ट्रेट लाइन आ जाती है आइडियल सॉल्यूशंस के लिए। और उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है कि रिमेंबर दैट वी ओनली गेट द स्ट्रेट लाइन इफ़ ऑल द सॉल्यूशंस आर आइडियल। अगर तो ये सारे के सारे सॉल्यूशन जो कि डिफरेंट कंसनट्रेशंस पे बन रहे हैं ये अगर आइडियल हैं तो फिर तभी हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आती है,
ठीक है। उसके बाद इंडिविजुअल वेपर प्रेशर भी मेजर कर सकते हैं। इफ़ वी वांट टू लुक एट रिलेटिव कंट्रीब्यूशंस ऑफ ए एंड बी टुवार्ड्स द टोटल वेपर प्रेशर पीटी, देन वी शुड ड्रा टू हाइपोथेटिकल डॉटेड लाइंस। यहाँ पे हम दो जो है वो फर्जी डॉटेड लाइंस लगा देते हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ पे वेपर प्रेशर लिया दोनों साइड पे, यहाँ पे हमने इनकी मोल फ्रैक्शंस ले ली। फिर ये दो जो डॉटेड लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, एक ये और दूसरी ये वाली, ठीक है। ये दोनों डॉटेड लाइंस जो है हमने फर्जी डॉटेड लाइंस लगाई और दोनों जो है इंडिविजुअल वेपर प्रेशर्स को शो करेंगी। और इसमें जो है ना हमें यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट मिल रहा है जहाँ पे दोनों डॉटेड लाइंस जो हैं वो आपस में मिल रही हैं। तो ये वो पॉइंट है जिस पे दोनों जो हमारे सोल्यूट्स हैं उनकी कंट्रीब्यूशन जो है वो इक्वल हो जाती है वेपर प्रेशर की, और वेपर प्रेशर और लिक्विड में, ठीक है। यहाँ पे मैं रीड कर देती हूँ, आप लोगों को अच्छे समझ आ जाएगी। इफ़ वी वांट टू सी दैट if we want to see that which composition will have 50% contribution of A and 50% of B, then we should look at the point at which the two dotted lines are crossing each other. It is clear from the graph that 62% component B and 38% component A will have 50-50 contribution toward the total vapor pressure. The reason is that component A is more volatile and its 38% contribution in the solution state has greater contribution toward vapors and equalizes to 62% B, ठीक है। यहाँ पे हमने जो है ना स्टार्ट में ये बात की थी कि हम दो कंपोनेंट जो ले रहे हैं जिनसे हम सॉल्यूशन बना रहे हैं, एक कंपोनेंट A है और दूसरा कंपोनेंट B है। जो A कंपोनेंट है वो ज़्यादा वोलेटाइल है, मीन कि वो जल्दी वेपर्स में चेंज होगा। उस गिवन टेम्परेचर पे A के ज़्यादा वेपर्स बनेंगे और B के कम वेपर्स बनेंगे। अब हमने वो पॉइंट देखा जिस पॉइंट पे A और B दोनों जो है वो इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वेपर्स में, मीन कि उनके दोनों के 50-50% वेपर्स बन रहे हैं। तो वो कंसनट्रेशन कितनी है कि जिस पे दोनों के इक्वल वेपर्स बन रहे हैं, तो A की कंसनट्रेशन बता रहे हैं 38% A है, और आपके पास जो B है ना, B है आपके पास जी 62%। B की अमाउंट क्यों ज़्यादा है? क्योंकि B के वेपर्स कम बन रहे हैं, तो इसलिए B की ज़्यादा कंसनट्रेशन होगी, तो तभी उसके वेपर्स A के इक्वल हो सकेंगे। ये A की 38% कंसनट्रेशन है, या आप यूँ कह लें कि सिंपल वर्ड्स में अगर आपको समझाना चाहूँ तो A का जब हम 1 मोल ले रहे हैं और B के 5 मोल ले रहे हैं, तो तब उनके वेपर्स इक्वल बन रहे हैं, ठीक है। मीन कि A जो है वो ज़्यादा वोलेटाइल है और B जो है वो लेस वोलेटाइल है, तो इसलिए हमेशा B की हमें ज़्यादा कंसनट्रेशन लेनी पड़ेगी, A की कम लेनी पड़ेगी, तभी उनके जो है वेपर्स इक्वल होंगे। तो वो कौन सी कंसनट्रेशन थी? वो 38-62% थी, जिस पे जो है दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड्स वेपर्स। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है? डिस्टिलेशन इज़ द प्रोसेस of separation of two miscible liquids which have a difference of boiling point and they are distilled repeatedly. डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसे अम्ल कशीद भी कहते हैं, और इसमें दो मिसिबल लिक्विड जो कि एक दूसरे के अंदर हल हो सकते हैं, दो लिक्विड्स, उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। शर्त ये है हमारे पास कि दोनों के बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। when we are going to discuss the fractional distillation of these those pairs of the liquid which have made the ideal solution. अब यहाँ पे हम बात करें कि आइडियल सॉल्यूशन की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे। आइडियल सॉल्यूशन को हम सेपरेट, आइडियल सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स को सेपरेट करेंगे। रिमेंबर दैट इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन फॉर द प्लॉट ऑफ वेपर प्रेशर एंड कंपोजिशन। आइडियल सॉल्यूशन के लिए हमारे पास स्ट्रेट लाइन आती है, ये भी आप लोगों को पता है। अच्छा, यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए जो हम ग्राफ बनाएंगे ना, वो हम टेम्परेचर और मोल फ्रैक्शन के दरमियान ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। टेम्परेचर और मोल फ्रैक्शन के दरमियान। पीछे जो हमने ग्राफ देखा था राउट्स लॉ वाला, उसमें हम वाई एक्सिस पे दोनों तरफ वेपर प्रेशर ले रहे थे और नीचे जो है एक्स एक्सिस पे हम मोल फ्रैक्शन ले रहे थे। लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में चूँकि हम बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे सेपरेट कर रहे होते हैं लिक्विड्स को, इस वजह से हम वाई एक्सिस पे टेम्परेचर लेंगे, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे उसी तरह मोल फ्रैक्शन लेंगे। अब इस ग्राफ को देखें तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे वाई एक्सिस पे हम टेम्परेचर ले रहे हैं, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ले रहे हैं। यहाँ पे हमने एक कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन ली, यहाँ पे ए कंपोनेंट की ली है ऊपर, और ये 100% है यहाँ पे ए, और फिर इस साइड पे हम चलते जाएंगे 90%, 80%, और जाते जाते जो है यहाँ पे 0 हो जाएगी इसकी मोल फ्रैक्शन ए की। नीचे हमने बी की यहाँ पे 0 ली है, फिर इस साइड पे कम ज़्यादा होते होते और एंड पे जो है वो 1 मीन के 100% हो जाएगी, मीन के प्योर हो जाएगा बी। तो बी कंपोनेंट जो है उसका आपके पास यहाँ पे
ये वाला जो पॉइंट है TB0 ये जो है इसका B का बॉइलिंग पॉइंट है, और ये वाला TA0 जो है ये A का बॉइलिंग पॉइंट है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये स्ट्रेट लाइन आ रही है इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस, ठीक है। स्ट्रेट लाइन के साथ ही दो और लाइंस भी आपको नज़र आ रही हैं, एक वेपर्स के लिए लाइन आ रही है और एक लिक्विड सॉल्यूशन के लिए लाइन आ रही है। अच्छा, इस ग्राफ से हमें समझ क्या आ रही है, हमें ये समझ आ रही है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते जा रहे हैं तो इनके जो है वेपर प्रेशर भी इंक्रीज़ होता जाएगा। फिर एक ऐसा टाइम आएगा कि इनका वेपर प्रेशर, लिक्विड्स का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा और उस टाइम जो है वो लिक्विड बॉयल करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो इसी तरह कौन से टेम्परेचर पे, यहाँ पे ये जो कम टेम्परेचर है उस पर ए लिक्विड बॉयल करेगा और ज़्यादा टेम्परेचर पे बी लिक्विड बॉयल करेगा। क्यों? क्योंकि ए लिक्विड जो था वो मोर वोलाटाइल था, उसके वेपर्स जल्दी जल्दी बनेंगे, तो वो कम टेम्परेचर पे ही बॉयल करना शुरू हो जाएगा। मीन कम टेम्परेचर पे ही उसके वेपर्स का प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। और जो बी लिक्विड था वो लेस वोलाटाइल था, तो उसे अपने वेपर्स को के प्रेशर को एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल करने के लिए ज़्यादा जो है वो टेम्परेचर चाहिए था। तो इस वजह से यहाँ पे इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है बी कंपोनेंट का ज़्यादा है। अच्छा, अब ये वाली जो लाइन है ये है लिक्विड की। मीन के किसी भी गिवन टेम्परेचर पे सॉल्यूशन और वेपर्स के या गैशियस स्टेट कह लें, सॉल्यूशन मीन लिक्विड स्टेट और गैशियस स्टेट के अंदर ए और बी कंपोनेंट की जो कंसंट्रेशन है वो डिफरेंट होगी। और यही जो बात है मीन के गैशियस स्टेट में और लिक्विड स्टेट में इनकी जो कंपोजिशन का डिफरेंस है वही हमें मदद करता है दो लिक्विड्स को आपस में सेपरेट करने के लिए किसी भी गिवन टेम्परेचर पे। अब अगर आप देखें तो T1 वो टेम्परेचर है कि जिस पे, अब यहाँ से लाइन ड्रा करें ना, तो T1 इस पे अगर हम कंसंट्रेशन देखें तो लिक्विड सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ये वाली होगी, ठीक है, और उसी तरह वेपर्स की कंसंट्रेशन ये वाली होगी। मीन के ये जो टेम्परेचर है, लेट्स सपोज कि ये है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, या आप 30 के 25 डिग्री सेंटीग्रेड हम फ़र्ज़ कर लेते हैं। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब हमने चेक किया तो लिक्विड मीन के आपने एक कंटेनर लिया ना, उसमें आपने सॉल्यूशन को फिल किया, उसमें ए और बी दोनों कंपोनेंट थे, और जो है उसे हीट करना शुरू किया। जब हीट किया तो ऊपर से उसका ढक्कन बंद था, यहाँ पे वेपर्स बने, दोनों के वेपर्स बने, ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट के। अब आपने क्या किया कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे चेक किया कि ये जो ऊपर वेपर्स बने हैं इसमें कितनी कितनी परसेंटेज है या कितनी कितनी अमाउंट है ए और बी कंपोनेंट की, और ये जो बाकी लिक्विड बच गया उसमें कितनी कितनी अमाउंट है ए और बी की, ठीक है। तो अब आप देखें कि इसी टेम्परेचर पे जो लिक्विड मीन के सॉल्यूशन में जो अमाउंट है वो ये वाली अमाउंट है। यहाँ पे हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 20% जो है वो ए कंपोनेंट है और 80% बी कंपोनेंट है। और दूसरा जो ये वाला पॉइंट है, मीन के जो वेपर्स हैं, वेपर्स में कंसंट्रेशन कितनी कितनी है, 60% ए है और 40% बी है। मीन के वेपर्स के अंदर ए की अमाउंट ज़्यादा है और लिक्विड के अंदर ए की अमाउंट कम है। इसी तरह लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर बी की अमाउंट ज़्यादा है और वेपर्स के अंदर बी की अमाउंट कम है। तो इसी तरह जो है हम रिपीटेड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से दो कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं। फिर जो आपके पास आ जाएगी ना एक कंपोजिशन लिक्विड की, तो उसको फिर आप मज़ीद उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे और फिर उससे फिर मज़ीद आप वोलेटाइल कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं। रिपीटेडली जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते जाएंगे तो हमारे पास वेपर्स जो हैं वो मोर एंड मोर रिच हो जाएंगे विद ए कंपोनेंट, एंड जो हमारे पास लिक्विड सॉल्यूशन है वो रिच होता जाएगा विद बी कंपोनेंट। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो रेजिड्यू हमारे पास है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बी कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट के इक्वल हो जाएगा। मीन के मैक्सिमम उसमें बी होगा और जो वेपर्स होंगे उनमें मैक्सिमम ए कंपोनेंट होगा। उसके बाद हम प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन देखें तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप के फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स हैं, और ये आप देख सकते हैं ए बी सी डी और ई। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज़ फिटेड विद थर्मोमीटर। जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर एक थर्मोमीटर फिट करते हैं, और डायग्राम आपको यहाँ पे ये नज़र आ रही है। कंडेंसर वगैरह लगा होता है और लिक्विड जो है ज़्यादा जो वोलेटाइल होता है उसको एक अलहदा फ्लास्क के अंदर सेपरेट कर लिया जाता है। राउंड बॉटम फ्लास्क में हमारा रेजिड्यू बच जाएगा, और इसी तरह जो है ये अपरेटस सेट किया जाता है। इसमें से कोई इतनी ख़ास चीज़ करने वाली है नहीं MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस देखें तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं वो सॉल्यूशन जो होते हैं जो राउट्स लॉ को ओबे नहीं करते, ठीक है। और यहाँ पे कुछ पेयर्स आपको बताए हुए हैं लिक्विड्स के कि जो राउट्स लॉ को तमाम कंसंट्रेशंस पे ओबे करते हैं। वो कौन कौन से हैं इनको याद कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से। बेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन, बेंजीन एंड इथाइल डाइक्लोराइड, इथाइलिन डाइक्लोराइड, इथाइलिन डाइब्रोमाइड एंड प्रोपाइलिन डाइब्रोमाइड। ये तीन पेयर्स जो हैं ये राउट्स लॉ को तमाम कंसंट्रेशंस पे ओबे करते हैं।
कोई भी लिक्विड का पेयर जो है वो राउट्स लॉ को ओबे करेगा या नहीं करेगा, ये डिपेंड करता है उस लिक्विड की नेचर के ऊपर और टेम्परेचर के ऊपर। अच्छा जी, यहाँ पे कैटेगराइज कर दिया है। एफएससी लेवल पे हमने देखा था तो वहाँ पे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को इतना ज़्यादा फर्दर डिवाइड नहीं किया था, फर्दर जो है उसकी सब डिवीज़न नहीं की गई थी। लेकिन यहाँ पे नॉन आइडियल सॉल्यूशन को 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है। ऐसे सॉल्यूशन जो कि राउट्स लॉ से डेविएशन शो करते हैं, उनकी 3 टाइप्स हैं। पहली टाइप आप देखें, ये वो लिक्विड्स के पेयर्स होते हैं जिनका टोटल वेपर प्रेशर जो है वो इंटरमीडिएट होता है बिटवीन प्योर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है साइक्लोहेक्सेन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड सिस्टम। ठीक है, एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये जो पेयर है, ये जो हमारे पास पेयर है दो लिक्विड्स का, साइक्लोहेक्सेन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये इंटरमीडिएट शो करेगा, इंटरमीडिएट वेपर प्रेशर शो करेगा बिटवीन CCl4 एंड साइक्लोहेक्सेन। Mean total vapor pressure is all the time intermediate between the vapor pressures of 2 components, that is cyclohexane and carbon tetrachloride। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा कि यहाँ पे आप देखें तो ये वाला जो है वो सॉल्यूशन का ग्राफ आएगा, ये वाली लाइन, और ये दोनों कंपोनेंट से दरमियान में हमारे पास आ रही है मीन की इंटरमीडिएट वैल्यू होगी सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर की। मज़ीद भी इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे मेथनॉल एंड वाटर है, बेंजीन एंड टोलुइन है, बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड है, और इसके अलावा साइक्लोहेक्सेन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये पहले भी देख चुके हैं। इस टाइप के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इनका जो वेपर प्रेशर होता है वो इंटरमीडिएट क्यों होता है, क्योंकि ऐसे पेयर ऑफ लिक्विड्स जो हैं वो फोर्सेस ऑफ रिपल्जन क्रिएट करते हैं अप टू सम एक्सटेंट। इस वजह से इनका जो वेपर प्रेशर होता है वो प्योर कंपोनेंट से थोड़ा सा मीन के दरमियान में आ जाता है, उनसे ज़्यादा नहीं होता। टाइप 2 देखें तो ये ऐसे पेयर ऑफ लिक्विड्स होते हैं जो कि मैक्सिमम पॉइंट शो करते हैं इन द टोटल वेपर प्रेशर कर्व एंड सेड टू शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ, और ये राउट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। इसमें भी आप लोग एग्जांपल याद करेंगे, साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन का पेयर है, बेंजीन और एथेनॉल का पेयर है, इसके बाद एथेनॉल और क्लोरोफॉर्म का पेयर है, एथेनॉल और वाटर का पेयर है, प्रोपानॉल और वाटर का पेयर है, और एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड का पेयर है। ठीक है, इनका ग्राफ थोड़ा सा इस तरह से होता है कि ग्राफ के अंदर एक मैक्सिमम पॉइंट आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखें तो ये ब्लैक वाला डॉट जो है ये एक मैक्सिमम पॉइंट इसमें आ रहा है। तो वेपर प्रेशर जो है वो एक पॉइंट पे, एक कंपोजिशन पे जो है सोल्यूशन का वेपर प्रेशर दोनों कंपोनेंट के वेपर प्रेशर से बढ़ जाता है। फिर हमारे पास टाइप 3 आ जाती है नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में। कुछ ऐसे लिक्विड के पेयर्स होते हैं जो कि मिनिमम पॉइंट शो करते हैं टोटल वेपर प्रेशर कर्व में। दे शो द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ प्योर कंपोनेंट्स। मीन के प्योर कंपोनेंट्स जो हैं जब उनको मिक्स किया जाता है आपस में तो उनकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज़ हो जाती हैं। जैसे कि आपके पास एग्जाम्पल आ जाती है एसीटोन की और क्लोरोफॉर्म की, एक ये पेयर हो गया, दूसरा वाटर और नाइट्रिक एसिड का पेयर, वाटर और फॉर्मिक एसिड का पेयर आ जाता है, वाटर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पायरिडीन और हमारे पास जो है वो एस्टिक एसिड आ जाता है। तो ये पेयर्स जो हैं ये ऐसे पेयर्स हैं जो थर्ड टाइप में लाई करते हैं, मीन के हमारे पास मिनिमम बॉइलिंग मिनिमम पॉइंट शो करते हैं कर्व के ऊपर। वेपर प्रेशर कर्व में अगर आप देखें तो ये एक मिनिमम पॉइंट शो कर रहे हैं। उसके बाद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन आ जाता है। वी हैव डिस्कस्ड 3 टाइप ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, लेट अस डिस्कस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ दीज 3 टाइप ऑफ वन बाय वन। ये जो 3 टाइप्स हैं इनकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ऐसे सॉल्यूशंस को हम सेपरेट कर सकते हैं या नहीं। टाइप 1 की बात करें तो दोज पेयर ऑफ लिक्विड विच डू नॉट शो द मैक्सिमा और मिनिमा इन द वेपर प्रेशर कंपोजिशन कर्व कैन बी फ्रैक्शनली डिस्टिल्ड एंड इनटू प्योर कंपोनेंट्स। ठीक है, इनके प्योर कंपोनेंट्स को सेपरेट करना मुमकिन है। ठीक है, जस्ट लाइक आइडियल सॉल्यूशंस, सच मिक्सचर्स ऑफ लिक्विड्स विच मेक द आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस एंड कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस आर कॉल्ड जियोट्रॉपिक मिक्सचर। अब एफएससी लेवल पे जियोट्रॉपिक मिक्सचर्स की इतनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं थी, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो गया कि जियोट्रॉपिक मिक्सचर्स कौन से मिक्सचर होते हैं। ये आइडियल सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं। ये लिक्विड्स के ऐसे मिक्सचर्स होते हैं जिनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं, इनको हम कहते हैं जियोट्रॉपिक मिक्सचर्स।
टाइप 2 में हम बात करते हैं, टाइप 2 वाले जो हैं इनको हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स कहते हैं। इन दिस टाइप वी हैव डिस्कस्ड दोज पेयर ऑफ लिक्विड्स विच शो द मैक्सिमम पॉइंट इन द वेपर प्रेशर कंपोजिशन कर्व। इनका एक मैक्सिमम पॉइंट आ रहा होता है। दे आर सेड टू शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ एंड दे मेक एन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ठीक है, ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाते हैं कोरिस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम पॉइंट विच कैन नॉट बी सेपरेटेड। मतलब मैक्सिमम पॉइंट पे जो कंपोजिशन है, जो ग्राफ के अंदर मैक्सिमम पॉइंट हमारे पास आ रहा होता है, मीन कि ये आइडियल लाइन है और इस तरह एक मैक्सिमम पॉइंट आ रहा होता है। तो ये जो मैक्सिमम पॉइंट पे कंपोजिशन हमारे पास आ रही है, लेट्स सपोज कि ये आपके पास 30% एंड 70% आ रही है दोनों कंपोनेंट की। तो ये जो कंपोजिशन है सॉल्यूशन की, इसको हम कभी भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकेंगे। जब भी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे इस सॉल्यूशन की, तो इसके वेपर्स और ऊपर जो वेपर्स हैं और नीचे जो लिक्विड सॉल्यूशन है, दोनों के अंदर ए और बी कंपोनेंट की जो रेशो होगी वो हमेशा सेम होगी। ठीक है, याद रखिएगा कि इनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। अच्छा, इसके आगे रीज़न भी एक्सप्लेन कर दी गई है। द रीज़न इज़ दैट सच अ कंपोजिशन अटेन्स अ कॉमन बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इस कंपोजिशन का एक कॉमन बॉइलिंग पॉइंट होता है। द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड एंड वेपर इज सेम, और लिक्विड और वेपर की कंपोजिशन सेम होती है। जितना ए कंपोनेंट वेपर्स में होगा उतना ही बी होगा, और रेजिड्यू में भी उतना ही ए और बी दोनों की रेशो जो है वो सेम होगी। तो उनको सेपरेट करना मुश्किल होता है। लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ वाटर एंड एथेनॉल। वाटर और एथेनॉल के एग्जाम्पल लें तो इन द डायग्राम द कंपोनेंट ए इज अल्कोहल हैविंग बॉइलिंग पॉइंट 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड and component B is water having boiling point 100 degree centigrade. This pair of liquids give minimum boiling azeotropic mixture at 78.1 degree centigrade. ठीक है, तो ये 78.1 डिग्री सेंटीग्रेड पे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर देते हैं। इनको हम कहते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ठीक है, और इनकी कर्व जो है उसमें हमारे पास एक जो पॉइंट आता है वो मैक्सिमम पॉइंट होता है वेपर प्रेशर कर्व में। सी पॉइंट जो है वो यहाँ पे ग्राफ में हमारे पास है। ये बॉइलिंग पॉइंट वाली ग्राफ है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट वाले ग्राफ में हमारे पास सी पॉइंट आ रहा है। और अगर आप यही वाला ग्राफ वेपर प्रेशर के लिए बनाएंगे तो वो फिर ऊपर आएगी। ठीक है, ये वाले जो मैक्सिमम है वो यहाँ पे आएगा, और इसी को अगर आप बॉइलिंग पॉइंट में कन्वर्ट कर देंगे तो फिर वो वाला पॉइंट नीचे आ जाएगा। ठीक है, इफ़ अ सोल्यूशन ऑफ कंपोजिशन बिटवीन बी एंड सी इज़ डिस्टिल्ड। अब ये जो दो ग्राफ के पार्ट्स बन गए हैं, मीन के सी पॉइंट के इस साइड पे एक पार्ट बन गया और एक इस साइड पे पार्ट बन गया। इन दोनों को अब हम एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। इनको आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे, रट्टा बिल्कुल भी नहीं लगाना, और इनको जस्ट आप लोगों ने समझना है, कंसेप्ट लेना है, अपने माइंड में रखना है, ताकि अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग अच्छे से उस MCQs को अटैम्प्ट कर सकें। यहाँ से मैं रीड कर देती हूँ, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आप लोगों को जल्दी समझ आ जाएगी। इफ़ अ सोल्यूशन ऑफ कंपोजिशन बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के दरमियान अगर आप देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे आप डिफरेंट कंपोजिशंस होंगी। ठीक है, यहाँ पे नीचे कंपोजिशन है सॉल्यूशंस की, डिफरेंट सॉल्यूशंस की। तो कह रहे हैं कि अगर कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंपोजिशन बी और सी पॉइंट के दरमियान में है, उसकी डिस्टिलेशन करते हैं, देन द वेपर्स कमिंग आउट विल हैव डिफरेंट कंपोजिशन। तो वहाँ से जो हमें वेपर्स मिलेंगे उनकी कंपोजिशन डिफरेंट होगी दैन द लिक्विड सॉल्यूशन। कंसिडर दैट वी हैव अ कंपोजिशन एक्स ऑफ वाटर एंड अल्कोहल हैविंग ग्रेटर परसेंटेज ऑफ वाटर दैन अल्कोहल। अगर हम एक्स कंपोजिशन लेते हैं तो उस पॉइंट पे, एक्स पॉइंट पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये लिक्विड की कंपोजिशन ये वाली होगी और वेपर्स की कंपोजिशन ये वाली होगी। मीन के इसमें जो है आपके पास दोनों वाटर और अल्कोहल की कंपोजिशंस डिफरेंट होंगी। तो इट्स कंपोजिशन विल बी वाई इन द वेपर स्टेट। वेपर स्टेट में कंपोजिशन और होगी और लिक्विड स्टेट में और होगी। ये देखें, यहाँ पे ये लिक्विड स्टेट वाली ग्राफ के साथ हमने इसको एक्स पॉइंट को मिलाया, तो यहाँ पे ये वाली कंपोजिशन होगी मीन के दोनों कंपोनेंट की, अल्कोहल और वाटर की। मीन के यहाँ पे अल्कोहल कम होगा और वाटर ज़्यादा होगा लिक्विड में। और वेपर्स में अगर आप देखें तो वाई वाली कंपोजिशन हमें मिलेगी, मीन के उसमें फिर अल्कोहल ज़्यादा होगा और वाटर कम होगा। दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि वेपर्स में ज़्यादा अल्कोहल चला जाएगा और रेजिड्यू में ज़्यादा वाटर बच जाएगा। इट मीन्स दैट द कंपोजिशन ऑफ द रेजिड्यू विल शिफ्ट टुवर्ड वाटर एंड फाइनली द प्योर वाटर विल विद बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी ऑब्टेन्ड। मीन कि अगर हम रिपीटेडली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते रहेंगे इस मिक्सचर की, तो रेजिड्यू में वाटर बचता जाएगा और वेपर्स में ज़्यादा से ज़्यादा अल्कोहल चला जाएगा। फिर ऐसा एक टाइम आएगा कि जो हमारा रेजिड्यू है, मीन के जो लिक्विड सोल्यूशन है, उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। मीन के
प्योर वाटर वाला बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। द लिक्विड विच इज़ ऑब्टेन्ड ऑन कंडेंसिंग द वेपर्स विद कंपोजिशन वाई इज़ डिस्टिल्ड। अच्छा, वो वाला लिक्विड जो कि हम हासिल करते हैं वेपर्स को कंडेंस करके वाई कंपोजिशन के, वो डिस्टिल्ड होगा एंड द वेपर्स रिच इन अल्कोहल विल बी ऑब्टेन्ड। और जो वेपर्स हैं उसमें अल्कोहल ज़्यादा है तो अल्कोहल हासिल होगा। इफ़ दिस कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स एंड रीडिस्टिलेशन ऑफ द लिक्विड ऑब्टेन्ड इज़ कंटिन्यू देन इन द लॉन्ग रन वी गेट वेपर्स ऑफ कंपोजिशन सी। फाइनली हमारे पास एक कंपोजिशन आ जाएगी सी कंपोजिशन, और सी कंपोजिशन पे हमने कहा था कि हमारे पास एक ऐसा मिक्सचर आ जाएगा जो कि कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर है जिसमें कंपोजिशन चेंज नहीं होगी। These vapors on condensation will give a liquid which on redistillation will give the vapors which have the same composition as that of solution। मतलब C पॉइंट पे जो हमारे पास कंपोजिशन है उसको हम जितनी भी उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर लें इस कंपोजिशन की, यहाँ पे जो कंपोजिशन होगी, लेट्स सपोज कि यहाँ पे आपके पास यहाँ पे अल्कोहल बढ़ रहा है ना इस साइड पे, तो 30% आप कह लें यहाँ पे अल्कोहल है और 70% जो है वो वाटर है। इसको आप जितना भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर लें, हर बार उसमें वेपर्स में और लिक्विड में आपके पास जो है वो कंपोजिशन सेम रहेगी। मीन के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सी पॉइंट वाली कंपोजिशन को आप सेपरेट नहीं कर सकते। एट दिस स्टेज वी कैन नॉट डू एनी सेपरेशन बाय distillation, so we can say that any mixture of composition between B and C on fractional distillation gives a residue of pure B and final distillate of composition C। मतलब रेजिड्यू तो हमारे पास प्योर B का आ जाएगा, लेकिन जो डिस्टिलेट हमारे पास आएगा वो उसकी कंपोजिशन से C हो जाएगी, मतलब उसमें वाटर और अल्कोहल की कंपोजिशन फिक्स होगी। प्योर वाटर कैन नॉट बी रिकवर्ड, मतलब प्योर वाटर हम यहाँ से C कंपोजिशन से नहीं निकाल सकते। नाउ लेट अस लुक एट अदर साइड ऑफ द कर्व, दूसरी जो साइड है कर्व की, दैट इज़ बिटवीन ए एंड सी। ए और सी के दरमियान जो पार्ट है कर्व का, ये वाला। अब अगर हम इसकी बात करते हैं, कंसिडर द लिक्विड मिक्सचर हैविंग कंपोजिशन एक्स विच इज़ डिस्टिल्ड, then the composition of the vapors will be y which will be richer in water as compared to liquid state। अब इसमें हमने ये कंसिडर किया कि x प्राइम वाली जो है हमने कंपोजिशन ली, उसकी डिस्टिलेशन करवाई। वेपर्स में आपके पास क्या चीज़ ज़्यादा होगी? वेपर्स में जी आपके पास वाटर ज़्यादा होगा, और नहीं, वेपर्स इस साइड पे अल्कोहल की कंसनट्रेशन बढ़ रही है और वाटर की कंसनट्रेशन कम हो रही है, तो वाटर जो है वो यहाँ पे कंसंट्रेशन ठीक से मेंशन नहीं की गई। चलें इसको रीड कर लेते हैं। कंसिडर द लिक्विड मिक्सचर हैविंग कंपोजिशन एक्स प्राइम, व्हेन इट इज़ डिस्टिल्ड देन कंपोजिशन ऑफ द वेपर्स विल बी वाई। वेपर्स की कंपोजिशन वाई होगी, विच विल बी रिचर इन वाटर एज़ कम्पेयर टू लिक्विड स्टेट। तो उसमें वाटर ज़्यादा होगा, ठीक है, वाई वाले में ठीक बताया था मैंने आपको, वाटर ज़्यादा होगा और इसमें अल्कोहल ज़्यादा होगा एक्स वाले में, ठीक है। मतलब लिक्विड में अल्कोहल ज़्यादा होगा और वेपर्स में वाटर ज़्यादा होगा। So the residue will be richer in alcohol. If the distillation is repeated, then residue of pure alcohol in a final distillate of composition C will be obtained। Finally हमारे पास जो residue आ जाएगा उसकी composition C आ जाएगी, और this distillate is nothing बट अ कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर C। तो यहाँ पे भी फिर हम फाइनली जो है वो C कंपोजिशन पे पहुँच जाएंगे। प्योर अल्कोहल कैन नॉट बी रिकवर्ड, तो इस पोर्शन में से हम प्योर अल्कोहल को ऑब्टेन नहीं कर सकते जी। तो अगर मैं इसी ग्राफ को अपने अल्फाज में एक्सप्लेन कर दूं तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हमने दो सोल्यूट्स लिए हैं, ए और बी, और दोनों का ग्राफ प्लॉट किया है। इनमें से जो ए और बी ने कई कई सोल्यूशन बना दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट कंपोजिशंस आपको नीचे नज़र आ रही हैं, तो हर कंपोजिशन का जो है यहाँ पे आपको सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। डिफरेंट तरह के सोल्यूशंस बन गए हैं। लेकिन पॉइंट सी की अगर हम बात करते हैं, हम ये वाला ग्राफ बेसिकली हमने देखना था। पॉइंट सी की अगर हम बात करते हैं तो पॉइंट सी के ऊपर जो है वो दो डबल ग्राफ हमें मिलते हैं, पॉइंट सी के दोनों तरफ, ठीक है। पॉइंट सी जो है इसके दोनों तरफ हमें दो डबल ग्राफ मिल रहे हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, साइड पे भी, दाएं और बाएं दोनों तरफ। अब इस साइड पे अगर हम देखें तो इस साइड पे हमारे पास ऊपर वाला जो है ये वेपर्स के लिए है और नीचे वाला जो लाइन है ये लिक्विड स्टेट के लिए। इसी तरह इस साइड पे भी वेपर्स और लिक्विड स्टेट के लिए।
तो यहाँ पे अगर हम बिल्कुल सिंपल वर्डिंग में इसको एक्सप्लेन करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो दोनों साइड पे डबल ग्राफ्स हैं ये हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इन सारी कंपोजिशन वाले सॉल्यूशंस को हम सेपरेट कर सकते हैं, सिवाय पॉइंट सी के। जो पॉइंट सी पे हमें सॉल्यूशन की कंपोजिशन मिलेगी उसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते, जबकि इसके दोनों साइड्स वाले जो कंपोजिशंस हैं उनमें से हम ए और बी को सेपरेट कर सकते हैं। फिर हमारे पास टाइप 3 आ जाती है। ये वो पेयर्स होते हैं लिक्विड के जो कि मिनिमम पॉइंट शो करते हैं वेपर प्रेशर कर्व के अंदर और वेपर प्रेशर कंपोजिशन कर्व के अंदर, और मैक्सिमम पॉइंट शो करते हैं जब हम टेम्परेचर वाला यानी बॉइलिंग पॉइंट वाला ग्राफ शो करते हैं। तो ये बॉइलिंग पॉइंट वाला ग्राफ यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है और इसमें हमारे पास एक मैक्सिमम पॉइंट आ रहा है जिसको हम डी पॉइंट कह रहे हैं, और इसके दोनों तरफ भी दो ग्राफ बन रहे हैं, मीन के डबल ग्राफ बन रहे हैं। यहाँ पे नीचे वाला जो है ये लिक्विड के लिए, ऊपर वाला वेपर्स के लिए। इस साइड पे भी इसी तरह नीचे वाली कर्व जो है ये लिक्विड स्टेट के लिए और ऊपर वाली कर्व वेपर स्टेट के लिए। और हर जो कंपोजिशन है उसमें लिक्विड और जो वेपर है, मतलब हर टेम्परेचर के ऊपर जो लिक्विड्स और वेपर्स हैं, वेपर्स और लिक्विड्स के अंदर ए और बी दोनों कंपोनेंट की कंपोजिशन जो है वो डिफरेंट होंगी सिवाय पॉइंट डी के। ठीक है, इसको हम देख लें। अच्छा, इसमें अब हमें बता रहे हैं कि इस ग्राफ के अकॉर्डिंग सॉल्यूशंस हैविंग कंपोजिशन बिटवीन बी एंड डी विल बी डिस्टिल्ड एज फॉलोज। अच्छा, बी और डी के दरमियान में जो ये वाले हैं यहाँ पे भी इनको भी सारी कंपोजिशन को हम डिस्टिलेशन कर सकते हैं और इस साइड वाली सारी कंपोजिशन को भी डिस्टिल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस वही याद रखें जैसे हमने पीछे देखा कि सिर्फ हम डी वाले पॉइंट को जो है वो सेपरेट नहीं कर सकेंगे, डी वाली कंपोजिशन को। और डी पर जो है एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन बनेगा। इस नुक्ते के दाएं और बाएं डबल ग्राफ है, यानी ऊपर कर्व जो है वो बुखारात के लिए यानी कि वेपर्स के लिए और नीचे वाली कर्व जो है वो लिक्विड सॉल्यूशन के लिए है। डी पॉइंट पर बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा और ये जो कंपोजिशन है इसमें वेपर्स का जो प्रेशर होगा वो सबसे कम होगा और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। ये मीन के उसके बिल्कुल उलट हो गया पिछली वाली जो हमारे पास टाइप थी उसकी निस्बत। सम इम्पॉर्टेंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। अब इसमें से हमने एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स देखने हैं कुछ इंपॉर्टेंट। जब हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स की बात करते हैं तो इनके लिए एक स्पेसिफिक कंपोजिशन होती है। मीन एक इनकी डेफिनेट कंपोजिशन होगी और they have definite composition and boil at constant temperature and distilled over completely at same temperature without any change in composition। तो ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। वो बॉयल तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे होते हैं लेकिन फिर भी उन्हें हम प्योर कंपाउंड नहीं कह सकते क्योंकि वो मिक्सचर्स हैं। प्रेशर चेंज करते हैं तो फिर इनका बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हो जाएगा और कंपोजिशन भी चेंज हो जाएगी। ये आप लोगों ने याद रखना है कि अगर प्रेशर चेंज करते हैं तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हो जाता है और कंपोजिशन भी चेंज हो जाएगी। क्योंकि प्रेशर चेंज करेंगे तो फिर बॉइलिंग पॉइंट तो ऑब्वियस सी बात है कि वो चेंज होगा ही, क्योंकि आपको पता है कि जब वेपर्स किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल होता है तो तभी तो वो बॉयल करता है। तो जब हम प्रेशर चेंज करेंगे तो फिर बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज होगा और फिर कंपोजिशन भी लाजमी चेंज होगी। अब इस टेबल में से आप लोगों ने पेयर भी याद करने कि कौन कौन से लिक्विड हैं, जैसे वाटर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इनका बॉइलिंग पॉइंट भी याद करना है 108.5 डिग्री सेल्सियस, और इनकी परसेंटेज भी याद करनी है, वेट परसेंट ऑफ ए इन एजियोट्रॉप। ए मीन हमारे पास वाटर जो है 79.6%, और इसी तरह वाटर और नाइट्रिक एसिड में 120.5 डिग्री सेल्सियस जो है इनका बॉइलिंग पॉइंट है। और इसमें वाटर की जो कंपोजिशन है, वाटर की जो परसेंटेज है वो है 68%। पायरिडीन फॉर्मिक एसिड में यहाँ पे पायरिडीन की वेट परसेंट बताई हुई है 82% और इनका बॉइलिंग पॉइंट 149 डिग्री सेल्सियस है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट है 64.7 डिग्री सेल्सियस और परसेंटेज जो है मीन के क्लोरोफॉर्म की वो है 80%। उसके बाद दूसरा टेबल है एजियोट्रॉप विद मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। पहले हमारे पास मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट वाले थे, अब मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट वाले हैं। मैक्सिमम वाले वो होते हैं कि दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर का, और मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट वाले वो हैं कि दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा
मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट। तो इसमें हमारे पास वाटर एथेनॉल है, फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड है और मेथनॉल, कार्बन डाइसल्फाइड एसीटोन का पेयर, और एथेनॉल और बेंजीन का पेयर है, पायरिडीन और वाटर का पेयर, कार्बन डाइसल्फाइड और इथाइल एसीटेट का पेयर है। ये पीछे भी आई थिंक देख चुके हैं हम लोग। इनमें भी आपने परसेंटेज भी याद रखनी है और एजियोट्रॉप्स के बॉइलिंग पॉइंट, या अगर इतनी वैल्यूज़ आपको याद नहीं होती तो आप ये याद कर लें कि ये कौन से पेयर जो है वो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट में आ रहे हैं और कौन से पेयर जो हैं वो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट में आ रहे हैं। एमसीक्यूज़ में अगर रिलेटिवली पूछ लिया जाता है तो आप लोगों को जब पता होगा कि ये मिनिमम वाले हैं और ये मैक्सिमम वाले हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आप चूज़ कर सकते हैं। वाटर का तो आपको आइडिया होता ही है, तो दूसरे लिक्विड का थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा उनके बॉइलिंग पॉइंट का। ये प्रीवियस लेक्चर में वैसे मैंने इनके सेपरेटली भी आपको बॉइलिंग पॉइंट बताए थे, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आप एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट कर सकते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस नेक्स्ट हमने देखना है। ये हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि 4 टाइप ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं: लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो पहली 3 तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब हमने यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर वाली जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसको यहाँ पे डिटेल में देखना है। अच्छा, कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कब डेवलप होती हैं? जब हमारे पास जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हमेशा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की वजह से डेवलप होती हैं, और ये जो सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये तब ओबे करती हैं जब ये फॉलोइंग जो कंडीशंस हैं, मीन के ये जो शराइत हैं ये पूरी हों। तो मीन के हमारा जो सोल्यूशन है उसे डाइल्यूट होना चाहिए, सोल्यूट नॉन वोलेटाइल हो और नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो। यहाँ पे एक और बात भी याद रखें कि बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट या वेपर प्रेशर जो है वो खुद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ नहीं हैं। बॉइलिंग पॉइंट की कमी मीन की लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मीन के लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मीन वेपर प्रेशर की कमी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मीन बॉइलिंग पॉइंट की ज़्यादती, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मीन फ्रीजिंग पॉइंट की कमी। इनमें जो चेंजेस आती हैं, ये जो कमी है या ज़्यादती है, उसको हम कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, लेकिन इनकी एग्जैक्ट वैल्यूज़ जो हैं उनको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ नहीं कहेंगे। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ये हम लोग कर चुके हैं डिटेल में, तो इसको यहाँ से करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ मैट्रिक और एफएससी वाला जो लेक्चर था उसमें हमने ये चीज़ की थी, इसको रीअरेंज करके हम मोलर मास फाइंड करते हैं, ये वही वाला करें। मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, 2 मेथड है, एक स्टैटिक मेथड है और दूसरा डायनामिक मेथड है। स्टैटिक मेथड जो है इसमें हमारे पास जो डायग्राम है वो आ जाती है ये वाली, ठीक है। ये स्टैटिक मेथड की डायग्राम है। डिफरेंशियल मैनोमीटर फॉर वेपर प्रेशर मेजरमेंट, डिफरेंशियल मैनोमीटर यूज़ किया जाता है इसमें, और इसमें हमने 2 बल्ब लिए होते हैं ये इसके साथ। अच्छा, इसमें जो है हम एक तो मैनोमीटर यूज़ करते हैं, इट इज़ कंसिस्ट ऑफ डिफरेंशियल मैनोमीटर हैविंग यू शेप होती है उसकी, एंड दिस यू शेप ट्यूब शुड कंटेन अ लिक्विड ऑफ द लो वोलेटिलिटी एंड हैविंग लो डेंसिटी। देयर आर 2 bulbs A and B in this apparatus. One bulb is filled with the pure solvent while the other is filled with solution and the apparatus is put in constant temperature bath. इसमें हम constant temperature bath में इसको रख देंगे, and the apparatus can be evacuated by opening the tabs A1 and A2, and the difference in the level of the liquids in the 2 limbs of manometer is noted. बेसिकली यहाँ पे हम डिफरेंस लेंगे और उसी डिफरेंस से जो है हम फिर अपनी वैल्यू मेजर कर लेंगे। तो ये यहाँ पे एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इनके जस्ट नेम याद कर लें। स्टैटिक मेथड है और एक डायनामिक मेथड है। स्टैटिक मेथड में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, मैनोमीटर यूज़ कर रहे हैं, इसकी ज़्यादा डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है। जो डायनामिक मेथड है वो है वॉल्कर्स एंड ऑस्टवर्ड्स मेथड। इसमें आप लोगों ने याद रखना है कि हम एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड यूज़ करते हैं फॉर एब्जॉर्बिंग द वेपर्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड यूज़ करेंगे फॉर एब्जॉर्बिंग द वेपर्स ऑफ सॉल्वेंट। वी कैन डिटरमाइन द लॉस ऑफ वेपर्स फ्रॉम द बल्ब्स कंटेनिंग द सोल्यूशन एंड द लॉस इन द मास ऑफ द सोल्यूशन W1 इज़ प्रोपोर्शनल टू P। अच्छा, इसमें ज़्यादा डिटेल करने की इसमें भी ज़रूरत नहीं है, इसमें आप फाइनल एक्सप्रेशन याद कर लेंगे ये वाले, ठीक है। एक तो आपने एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड याद रखना है, वॉल्कर्स एंड ऑस्टवर्ड मेथड में हमने यूज़ करना है, और इसमें ये फाइनल एक्सप्रेशन है del P/P0 इज इक्वल टू लॉस इन द वेट ऑफ सॉल्वेंट बल्ब बाय टोटल लॉस इन द वेट ऑफ सोल्यूशन एंड सॉल्वेंट बल्ब। और अगर हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में देखें तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी del P/P0 इज इक्वल टू W2/W1 + W2, ठीक है। ये वॉल्कर्स एंड ऑस्टवर्ड्स मेथड जो है उसमें से उसके ज़रिए जो है हम
ये वाली इक्वेशन यूज़ करके क्या चीज़ फाइंड कर सकते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सॉरी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फाइंड कर सकते हैं। और ये इसकी डायग्राम है जिसमें डिफरेंट बल्ब्स लगे होते हैं। हाफ बल्ब जो है उनमें हमने सॉल्वेंट फिल किया होता है, हाफ में सोल्यूशन फिल किया होता है। यहाँ पे ड्राई एयर जो है पास करवाते हैं, इन सब में से ड्राई एयर यहाँ से मैनोमीटर में से पास करेगी। फिर ये जो हमारे पास अपरेटस है आगे, इसमें हमने कैल्शियम क्लोराइड रखा होता है, सॉरी मैनोमीटर नहीं है, ये ट्यूब्स हैं जिनमें एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड फिल किया हुआ है। फिर जो है हम यहाँ से वेट के डिफरेंस से मेजर कर लेंगे वेपर प्रेशर को, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को। उसके बाद एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, इसको हम एबिलियोस्कोपी भी कहते हैं, ठीक है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ भी मैंने आपको बता दिया था पिछले लेक्चर में, और सारी ये डिटेल बता दी थी। यहाँ पे जस्ट हमने थर्मोडायनेमिक के चैप्टर से एक इक्वेशन लेनी है जो कि है क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो ये इक्वेशन है थर्मोडायनेमिक के चैप्टर में से हमने लिया, ln P2/P1 इज इक्वल टू del HV/R इंटू T2 - T1 over T1 T2, ठीक है। ये वाली इक्वेशन याद करनी है, और इस इक्वेशन को जब आप अपने इस चैप्टर पे अप्लाई करेंगे तो फिर आपके पास आ जाएगा ln P0/P इज इक्वल टू del HV/R, फिर ब्रैकेट में आ जाएगा T - T0/T0, ठीक है। ये वाली इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन याद करनी है यहाँ से। और उसके बाद एक और इक्वेशन ये वाली, इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे और ये अरेंज कर लेंगे तो ये आपके पास -ln P और P0, मीन कि इस टर्म को हमने उल्टा दिया, P को हम ऊपर ले आए, P0 को नीचे ले आए, तो इस वजह से यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। del HV/R उसी तरह आ जाएगा, और यहाँ पे del TB आ जाएगा, ये जो डिफरेंस है मीन के एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। तो ये del TB/T0 आ जाएगा। तो आपके पास एक ये इक्वेशन थर्मोडायनेमिक्स वाली, दूसरी ये वाली इक्वेशन, फिर उसी इक्वेशन को हमने रीअरेंज किया तो थर्ड ये इक्वेशन, और फोर्थ इक्वेशन जो है वो आपके पास थोड़ी सी और चेंज हो जाएगी। ये क्योंकि इसमें हमने टी जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है T0 के, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए हम कर रहे हैं, तो इस वजह से T0 जो है वो T0 स्क्वायर की इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे T0 की जगह पे हम T0 स्क्वायर पुट कर देंगे, तो तकरीबन वही वाली इक्वेशंस हैं, उनकी थोड़ी थोड़ी रीअरेंजमेंट हो गई है। तो ये सारी इक्वेशन यहाँ से देख लेनी है, MCQs में आ सकती हैं। और फाइनल इक्वेशन देख लेनी है, del TB इज इक्वल टू RT0 स्क्वायर ओवर del HV इंटू X2 जो है ये मोल फ्रैक्शन है सोल्यूट की, और del TB जो है ये X2 के डायरेक्टली रिलेटेड होता है, ये रिलेशन याद रखें। और X2 क्या है, X2 हमारे पास है मोलैलिटी ऑफ सोल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन सॉल्वेंट इन 1000 ग्राम्स। तो ये फाइनली जो है आपके पास कुछ इस तरह से होगी कि X2 की वैल्यू आप पुट कर देंगे इसमें, तो फिर आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएंगे। ये फाइनल एक्सप्रेशन del TB इज इक्वल टू RT0 स्क्वायर ओवर del HV N1, इसमें ब्रैकेट के अंदर जो सारी टर्म्स हैं ये सॉल्वेंट से रिलेटेड हैं, इनको अलहदा कर दिया, और मोलैलिटी जो है ये सोल्यूट की थी तो इसको हमने ब्रैकेट के बाहर रख दिया। तो ये आपके पास फाइनल इक्वेशन आ गई। इसको फर्दर आप देखें तो हमारे पास जो है वो ये जो सारी क्वांटिटीज़ थी जो ब्रैकेट में रखी हैं ये कांस्टेंट हैं, तो इनको हम KB कांस्टेंट की इक्वल कर देंगे। बेसिकली हमने ये इक्वेशन पढ़ी थी पीछे FSC लेवल पे, लेकिन उसकी डेरिवेशन नहीं पढ़ी थी, तो ये यहाँ पे इसकी सारी डेरिवेशन थी। KB की इक्वल सारे कांस्टेंट हो गए, तो KB हम इस ऊपर वाली इक्वेशन में KB पुट करेंगे तो del TB इज इक्वल टू KBM आ जाएगा। ये इक्वेशन हमने FSC लेवल पे भी देखी थी कि del TB जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है विद स्मॉल m मीन मोलैलिटी। इट मीन्स दैट एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन। और वी शुड बी एबल टू ड्रा द फॉलोइंग कंक्लूजन, जहाँ पे कंक्लूजन्स क्या निकलें कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन, एंड द वैल्यू ऑफ द KB, ये जो कांस्टेंट है जिसको हम एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं या मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट कहते हैं, ये KB जो है इंडिपेंडेंट है ऑफ द नेचर ऑफ द कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, नेचर एंड कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, एंड द ऑब्जर्व्ड एंड कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ द KB शुड एग्री विद ईच अदर। और दोनों वैल्यूज़ जो हैं कैलकुलेटेड भी और ऑब्जर्व्ड भी दोनों जो हैं वो एक दूसरे के साथ एग्री करती हैं। कैलकुलेशन ऑफ मोलर मैसेज फ्रॉम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इसमें फाइनल इक्वेशन जो कि हम FSC में कर चुके हैं तो यहाँ से करने की ज़रूरत नहीं है, इसके जरिए हम मोलर मैस फाइंड कर सकते हैं। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कैसे हमें पता चलता है कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं, नेचर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड नहीं, नेचर ऑफ सोल्यूट या सॉल्वेंट पे डिपेंड नहीं करती। तो यहाँ पे जो है वो नंबर मीन के मोलैलिटी पे डिपेंड कर रही हैं, तो इस वजह से नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे ये डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टी है मीन के एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग
बॉइलिंग पॉइंट। अब ये टेबल है, इस टेबल में आपको एसिटिक एसिड, एसीटोन, एनिलीन, बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, एथेनॉल, ईथर, नेफ्थलीन, फिनोल और वाटर के जो है बॉइलिंग पॉइंट भी बताए हुए हैं। और इसके अलावा मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट की वैल्यू भी बताई हुई है। वाटर की तो हमने देख ली थी, वाटर के लिए एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू 0.52 होती है। ये बाकी सारे लिक्विड के लिए आपको बताया हुआ है। और इनके बॉइलिंग पॉइंट भी अच्छा तो ये होगा कि आप ये सारे बॉइलिंग पॉइंट बहुत अच्छी तरह याद कर लें और इनका भी थोड़ा सा आइडिया रखें कि एमसीक्यूज़ में अगर आ जाए रिलेटिवली तो आपको पता हो कि किसका कितना था, किसका ज़्यादा था और किसका कम था। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आ गया। इस टॉपिक में से आपने ये वाली फाइनल इक्वेशन कर लेनी है, डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू 1000/m1 इंटू डेल पी ओवर पी नॉट। ठीक है, तो मीन फाइनली डेल टी बी इज डायरेक्टली रिलेटेड विद डेल पी। बस ये वाले एक्सप्रेशन करें। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को मेजर कर सकते हैं हम, एक लैंड्सबर्गर मेथड से और दूसरा कॉटरल्स मेथड। ठीक है, तो ये लैंड्सबर्गर मेथड तो हम पहले एफएससी में भी कर चुके हैं। कॉटरल मेथड, दोनों मेथड्स के जस्ट नेम याद रख लें। इसको मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन पहले भी कर दिया था। और ये कॉटरल मेथड जो है उसकी डायग्राम भी बताई हुई है, उसमें से कोई इतनी खास चीज़ करने वाली नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको क्रायोस्कोपी कहते हैं। ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को भी हमने डिटेल में देखा था और इसको यहाँ पे अगर हम देखें तो फर्दर यहाँ से करने की ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि ये ग्राफ भी वही है। बस ये थर्मोडायनामिक वाली जो इक्वेशन है ये हमने नहीं देखी थी, तो ये देख लेते हैं यहाँ से। LNPS ओवर पी नॉट इज इक्वल टू डेल एच वी ओवर आर टी एफ नॉट माइनस टी एफ एस बाई टी एफ नॉट टी एफ एस। ठीक है, ये जो इक्वेशन है ये थर्मोडायनामिक वाली इक्वेशन है। इसको हम अपनी राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग, मीन कि ये जो हमारा टॉपिक है इसके अकॉर्डिंग हम मॉडिफाई करें, बल्कि ये हमने अप्लाई कर लिया अपने टॉपिक पे। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, सॉल्यूशन का प्रेशर पी एस है, प्योर सॉल्वेंट का पी नॉट है, डेल एच वी जो है वो हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ प्योर सॉल्वेंट है। और इसी तरह जो है ये आपके पास फाइनली कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी, LNPS ओवर पी नॉट इज इक्वल टू डेल एच एस ओवर आर। और इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ये दोनों इक्वेशन सेम ही हैं। और इसके बाद मीन के इन दोनों में से कोई एक कर लें, एक ही बात है। LNP और पी नॉट, इसी तरह सब्सट्रैक्ट द इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से अच्छा, इसमें क्या डिफरेंस है? यहाँ पे डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हमने वेपराइजेशन के लिए लिया और यहाँ पे सब्लिमेशन के लिए लिया, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट के लिहाज से बात कर रहे हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट के दौरान हमारे पास जो है वो सॉलिड फेज भी अपीयर होता है, तो इस वजह से यहाँ पे चेंज इन एंथैल्पी फॉर सब्लिमेशन या हीट ऑफ सब्लिमेशन भी हम ले रहे हैं। ठीक है, तो दोनों इक्वेशंस को जब आप डिवाइड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से, तो ये आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी। और क्योंकि हमें पता है कि डेल एच एस माइनस डेल एच बी जो है वो डेल एच एफ की इक्वल होता है, हीट ऑफ फ्यूजन की इक्वल होता है, तो यहाँ पे हीट ऑफ फ्यूजन आ जाएगा बाय जनरल गैस कांस्टेंट। फिर ये 3 एक्सप्रेशंस हैं, इन तीनों को याद करना है। डेल टी एफ इज इक्वल टू आर टी एफ नॉट स्केयर ओवर डेल एच एफ डॉट N1 और ब्रैकेट के बाहर आ जाएगी मोलैलिटी। और फाइनली फिर उसी तरह जैसे हमने पीछे वो उसमें देखा था पिछले टॉपिक में, वहाँ पे कांस्टेंट की इक्वल की थी सारी ब्रैकेट वाली टर्म, यहाँ पे भी ब्रैकेट वाली सारी टर्म्स जो है कांस्टेंट की इक्वल आ जाएंगी। और ये के एफ जो है एक कांस्टेंट आ गया और मल्टीप्लाई मोलैलिटी आ जाएगा। और के एफ जो है इसे हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास कौन सा कांस्टेंट है, ये हमारे पास है मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। ठीक है, मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डेल टी एफ ओनली डिपेंड्स अपॉन द मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन, इस वजह से ये भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद मॉलिक्यूलर मास को फाइंड करने का फार्मूला, ये वाला हम पहले भी कर चुके हैं एफएससी में। और इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स क्या है कि द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डेल टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सोल्यूट, हैंस इट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड द वैल्यू ऑफ द के एफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन एंड नेचर ऑफ सोल्यूट। द एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ द के एफ एग्री विद ईच अदर। ठीक है, उसके बाद मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट की वैल्यूज़ हैं। मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट का ही दूसरा नाम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, और इनकी जो वैल्यूज़ हैं ये आपने याद करनी है। एसिटिक एसिड, एनिलीन और बेंजीन के लिए आपको ये बताई हुई हैं कि एफ की वैल्यूज़, और ये इनके नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट बताए हुए हैं। और उसके बाद
यहाँ पे मज़ीद भी आपको बताई हुई हैं वैल्यूज़ कुछ और लिक्विड्स की, तो ये सारी वैल्यूज़ आप लोग देख लीजिएगा, इनको कंपैरेटिवली याद रखिएगा कि एमसीक्यूज़ में अगर आ जाए तो आप लोग कंफ्यूज ना हों। उसके बाद है रिलेशनशिप बिटवीन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसमें आप उसी तरह जैसे पिछले टॉपिक में हमने एक इक्वेशन देखी थी, यहाँ पे भी सेम बिल्कुल वैसी इक्वेशन है, डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ 1000 डेल पी और M1 पी नॉट, और हमारे पास डेल पी और डेल टी एफ का फाइनल जो है एक्सप्रेशन फाइनल जो रिलेशन है वो ये है कि ये डायरेक्टली रिलेटेड हैं एक दूसरे के साथ। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाएगा डिटर्मिनेशन ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन को हम मेजर कर सकते हैं बैकमैन्स मेथड से और रास्ट मेथड से, ठीक है। इन दोनों मेथड्स के नेम याद रखें। और इन दोनों में से कौन सा मेथड ज़्यादा सुपीरियर है, वो है जी हमारे पास सेकंड वन। और ये क्यों ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि इसमें एक तो सबसे बुनियादी बात ये है कि इसमें हम नॉर्मल थर्मोमीटर यूज़ करते हैं और इसमें कैम्फोर को यूज़ किया जाता है एज अ सॉल्वेंट। अच्छा, इसके ड्रॉबैक्स भी हैं, कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। कैम्फोर को एज अ सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है, हैंस ओनली दो सोल्यूट्स कैन बी एम्प्लॉयड which are soluble in camphor, and actually the Kf value of the camphor is 37.7 degrees Celsius. It means that even very dilute solution of solute in camphor will have reasonable depression of freezing point. तो ये तो इसका फ़ायदा हो गया कि चूँकि कैम्फोर का Kf वैल्यू 37.7 डिग्री सेल्सियस होते, तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन जिनमें सोल्यूट को कैम्फोर के अंदर हमने मिक्स किया हुआ है, उसमें डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए भी हम वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इन दिस वे ऑर्डिनरी थर्मोमीटर कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ बैकमैन थर्मोमीटर। तो ऑर्डिनरी थर्मोमीटर भी यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा बाकी सूटेबल सॉल्वेंट जो हैं कैम्फोर की जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं हेक्साक्लोरो इथेन को यूज़ कर सकते हैं और टेट्रा ब्रोमोमीथेन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कैम्फोर की जगह पे। तो ये दोनों सॉल्वेंट जो हैं इनको सूटेबल सॉल्वेंट हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। कंपैरिजन ऑफ मेथड की बात करें, दोनों मेथड को अगर हम कंपेयर करें तो ये लास्ट मेथड जो है ये ज़्यादा सूटेबल है और कैन बी एम्प्लॉयड विच आर सोलबल इन कैम्फोर। दो सोल्यूट्स कैन बी एम्प्लॉयड, सिर्फ वही सोल्यूट्स हम अप्लाई कर सकते हैं जो कैम्फोर में सोलबल हो। सो दिस मेथड इज़ लिमिटेड स्कोप, लेकिन इसकी स्कोप जो है वो लिमिटेड है। व्हेन वी कीप इन व्यू द नेचर ऑफ द सोल्यूट एनी हाउ दिस मेथड इज़ सुपीरियर टू बैकमैन्स मेथड इन द सेंस दैट। अच्छा, कौन से पॉइंट्स हैं जिनकी बेसिस पे जो है इसे हम सुपीरियर कह रहे हैं? ऑर्डिनरी थर्मोमीटर यूज़ कर रहे हैं, मेथड इज़ वेरी सेंसिटिव एंड वेरी स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ द सोल्यूट कैन डू द वर्क। बहुत थोड़ी अमाउंट में भी सोल्यूट जो है वो काम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस को अगर हम डिफाइन करें, व्हेन अ सॉल्यूशन इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स सॉल्वेंट्स बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन देन द सॉल्वेंट फ्लोज टू द सॉल्यूशन साइड थ्रू द मेम्ब्रेन। अगर हम सॉल्यूशन और सॉल्वेंट के दरमियान एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दें तो जो हमारा सॉल्वेंट है वो सॉल्यूशन वाली साइड की तरफ मूव करता है। दिस फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट फ्रॉम हायर सॉल्वेंट कंसनट्रेशन टू लोअर सॉल्वेंट कंसनट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन वाली साइड पे सॉल्वेंट का मूव करना, इसी को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज अ थिन लेयर विच परमिट्स द पैसेज ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल्स जनरली द सॉल्वेंट। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो कि सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को अपने अंदर से गुजरने देती है, सोल्यूट के मॉलिक्यूल को नहीं गुजरने देती। अच्छा, इसमें फिर एग्जांपल है पार्चमेंट मेम्ब्रेन है, फिश ब्लैडर है, लाइनिंग ऑफ एग शेल एंड सेलोफोन, ठीक है, ये इसके एग्जांपल हैं। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एक्ट एज सीव इन द स्टडी ऑफ ऑस्मोसिस, मीन छलनी की तरह ये काम करती है। एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ ऑस्मोसिस देखें तो नॉलेट जो थे वाज द पर्सन हु डिड फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑन ऑस्मोसिस इन 1748। 1748 में पहला एक्सपेरिमेंट नॉलेट ने किया था। और ये इसमें जो है इन्होंने कौन सी मेम्ब्रेन यूज़ की थी? इन्होंने पार्चमेंट मेम्ब्रेन यूज़ की थी, ठीक है, पार्चमेंट मेम्ब्रेन यूज़ की थी और थिसल फनल यूज़ की थी। और उसने क्या किया था कि फ़नल के ऊपर जो है स्ट्रेच करके मेम्ब्रेन लगा दी थी, तो फिर जो है एक सॉल्यूशन वाटर के अंदर जो ऐसे रखा सॉल्यूशन को फिल करके, तो वाटर ने जो है सॉल्यूशन की साइड के मूव करना शुरू किया और एक कांस्टेंट लेवल पे जाके फिर मजीद जो है उसमें सॉल्वेंट ने मूव नहीं किया। रीज़न फॉर द राइज ऑफ द लिक्विड इन द कॉलम व्हेन द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज बिटवीन द सॉल्यूशन एंड द सॉल्वेंट द सोल्यूट मॉलिक्यूल्स बम्बार्ड द मेम्ब्रेन एट सेट अप अ प्रेशर। एक्चुअली वहाँ पे एक प्रेशर डेवलप हो जाता है। एक्चुअली द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉल्वेंट फ्लो ऑन बोथ साइड्स। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल तो दोनों साइड पे मूव कर सकते हैं, बट द नेट बम्बार्डमेंट ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम the pure solvent side is greater. In the process of osmosis the flow of the solvent stops. osmosis के process में solvent का stop कब होगा, flow stop होगा when the hydraulic pressure on the other side of the membrane is equal to the osmotic pressure, मतलब कि दूसरी साइड पे भी प्रेशर इक्वल हो जाए। डेफिनेशन देखें, osmotic pressure is the excess
प्रेशर विच मस्ट बी एक्सर्टेड ऑन द सोल्यूशन साइड, ये वो एक्सेस प्रेशर है जो कि सोल्यूशन साइड से लगना चाहिए इन ऑर्डर टू चेक द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टुवार्ड्स द सोल्यूशन साइड। मीन के सोल्यूशन साइड पे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल मूव कर रहे होते हैं तो सोल्यूशन वाली साइड से भी एक प्रेशर लगना चाहिए व्हेन बोथ आर सेपरेटेड बाय सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। जब दोनों सोल्यूशन और सॉल्वेंट को एक सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के जरिए सेपरेट करके रखा जाए तो चूंकि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल प्रेशर लगा रहे होते हैं, सोल्यूशन की तरफ जा रहे होते हैं, तो सोल्यूशन की साइड से भी एक प्रेशर लगता है जिसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन को कैसे प्रिपेयर करते हैं? नेचुरली अकरिंग जो मेम्ब्रेन होती हैं जैसे एनिमल एंड प्रोटीन मेम्ब्रेन्स हैं, ये मैकेनिकली वीक होती हैं एंड आर नॉट परफेक्टली सेमी परमेएबल, और ये परफेक्टली सेमी परमेएबल भी नहीं होती। सम जिलेटनस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि CA3PO4 टॉइज है, CA2FeCN6 है, ये जो है बेटर मेम्ब्रेन्स होती हैं। ठीक है, इनमें हमने प्रोसेस नहीं देखना। इट वाज डिसअप्रूव्ड बाय मोर्स एंड फ्रेजर सॉरी। ये जो है यहाँ पे एक मेथड डिस्कस किया गया आर्टिफिशियली मीन के एक सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन बनाने का, आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन बनाने का, जिसको बाद में मोर्स और फ्रेजर ने रिजेक्ट कर दिया था, डिसअप्रूव कर दिया था। इलेक्ट्रो डिपोजिशन ऑफ CU2FeCN6 मेम्ब्रेन। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मेथड का नेम याद रख लेना है। इलेक्ट्रो डिपोजिशन के ज़रिए भी हम मेम्ब्रेन बना सकते हैं और इसकी जो पावर होती है कितनी स्ट्रॉन्ग होती है, 270 एटमॉस्फेयर तक के प्रेशर को ये बियर कर सकती है ये मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन? जो कि इनऑर्गेनिक है, CU2FeCN6 मेम्ब्रेन। मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर है नेक्स्ट। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट मेथड्स इन दिस रिस्पेक्ट। यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। कौन कौन से हैं? फेफर्स मेथड है, मोर्स एंड फ्रेजर्स मेथड है और ब्रैकले एंड हार्टलेस मेथड। ठीक है, ये 3 मेथड्स हैं। जैसे हमने पीछे मेथड्स के नेम देखे हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ को मेजर करने के लिए, यहाँ पे भी आपने जस्ट नेम याद कर लेने हैं इनके। और फेफर्स मेथड जो है इसके ड्रॉबैक्स भी देख लेने हैं कि इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग एक्सपेरिमेंट एंड टेक्स मैनी डेज टू अटेन द इक्विलिब्रियम। और दूसरा है कि इफ़ हाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज़ क्रिएटेड दैन द मेम्ब्रेन मे बस्ट, मेम्ब्रेन जो है वो फट सकती है। और मोर्स एंड फ्रेजर्स मेथड दूसरा है, इसमें हम ब्रॉन्ज सिलेंडर यूज़ करते हैं। सॉल्यूशन को जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर जिसका हमने मेजर करना है ब्रॉन्ज सिलेंडर में रखा जाता है और वाटर को जो है वो पोरस स्पॉट में लिया जाता है, मैनोमीटर यूज़ किया जाता है और इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर अप टू 273 एटमॉस्फेयर्स जो है वो मेजर किया जा सकता है, अप टू 273 एटमॉस्फेयर्स। और बार्कले एंड हार्टलेस मेथड जो है इसमें पोरस स्पॉट यूज़ किया जाता है जिसके दोनों एंड्स पे जो है पोरस स्पॉट एट बोथ द एंड्स, दोनों एंड जो है वो पोरस होंगे। CU2FeCN6 को मेम्ब्रेन के तौर पे यूज़ किया जाता है। पोरस स्पॉट इज़ सील्ड इनटू आउटर ब्रॉन्ज सिलेंडर, एक और ब्रॉन्ज के सिलेंडर में से फिट किया जाता है। इसमें से मज़ीद कुछ ना करें। एडवांटेजेस देखें बार्कलेज मेथड के एडवांटेजेस क्या हैं कि दिस इज़ वेरी क्विक मेथड ड्यूरिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑस्मेटिक प्रेशर द कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन डज नॉट चेंज। एक तो ये बहुत तेज़ी से हो जाने वाला प्रोसेस है और दूसरा जो है कंसनट्रेशन चेंज नहीं होती एंड देयर इज़ नो डेंजर फॉर बस्टिंग ऑफ मेम्ब्रेन। यहाँ पे मेम्ब्रेन जो है वो उसके फटने का भी कोई ख़तरा नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ये पेज नंबर 435, पेज नंबर 436। शुगर सॉल्यूशन के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू है टेबल 8.5 में दिखाया हुआ है। वैल्यूज़ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सुक्रोज सॉल्यूशन एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड मीन 303 केल्विन पे जो है सुक्रोज सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यूज़ बताई हुई हैं। डिफरेंट अमाउंट के लिए डिफरेंट होंगी क्योंकि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं। 220 अगर हम लेते हैं तो उस वक्त जो है वो 15.48 है, 370 29.72, 420 74.94 एंड 1430 148। मीन के आप याद रखें कि कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करने के साथ साथ ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कौन से होते हैं? सच अ पेयर ऑफ सॉल्यूशंस विच प्रोड्यूस नो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन कि जिनके दरमियान अगर हम सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन लगा दें तो सॉल्वेंट का फ्लो नहीं होता, इनको हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। एक्चुअली दे हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर्स, दोनों सॉल्यूशंस के ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू एक्चुअली सेम होती है, तभी तो सॉल्वेंट का फ्लो नहीं होता। फॉर एग्जांपल इफ़ वी हैव 6 ग्राम ऑफ यूरिया इन 100 ग्राम ऑफ वाटर ऑन वन हैंड एंड 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 ग्राम ऑफ वाटर ऑन द अदर हैंड, देन दिस टू सॉल्यूशंस विल बी आइसोटोनिक। ये एग्जांपल है, इसको याद रखिएगा। लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर वी शुड लुक एट द वांट ऑफ इक्वेशन ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए वांट ऑफ इक्वेशन को पहले हम देखेंगे। वांट ऑफ स्टडीड द रिजल्ट्स ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट ऑन एक्वस सॉल्यूशन। वांट ऑफ
मार्कोव ने एक्वस सॉल्यूशन पे ऑस्मोटिक प्रेशर के रिजल्ट्स को स्टडी किया था एंड ही ऑब्टेन्ड गुड रिजल्ट्स बाय फेफर्स मेथड एंड ही डिक्लेयर दैट देयर इज स्ट्रिक्ट पैरेललिज्म बिटवीन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द गैसेज एंड डाइल्यूट सोल्यूशन। मीन के डाइल्यूट सोल्यूशन और गैसेज की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हमें वांटफ ने बताया था कि तकरीबन एक जैसी होती हैं। ही पुट फॉरवर्ड द थ्योरी ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन, उन्होंने डाइल्यूट सोल्यूशन की थ्योरी पेश की। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अ सब्सटेंस इन द सोल्यूशन बिहेव एग्जैक्टली लाइक अ गैस एंड द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द डाइल्यूट सोल्यूशन इज इक्वल टू द प्रेशर विच द सोल्यूट वुड एक्सर्ट इफ इट वर अ गैस एट द सेम टेम्परेचर एंड ऑक्यूपाइंग द सेम वॉल्यूम एज अ सोल्यूशन। उसने हमें क्या बताया कि कोई भी सब्सटेंस जो है सोल्यूशन में जब बिहेव कर रहा होता है तो वो बिल्कुल एक गैस की तरह बिहेव कर रहा होता है। मीन के उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है डाइल्यूट सॉल्यूशन का वो बिल्कुल इक्वल होता है गैशियस प्रेशर के। मीन के वो इस तरह बिहेव कर रहा होता है सोल्यूट वहाँ पे जैसे कि अगर वो गैस की फॉर्म में होता तो बिहेव करता सेम टेम्परेचर पे, ठीक है, और सेम वॉल्यूम अगर हम सोल्यूशन और गैस कर लें। दिस थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन सिंपल लॉज और इसके लॉज भी बिल्कुल गैशियस लॉज की तरह है। जैसे फर्स्ट लॉ है हमारे पास वेंट ऑफ लॉ, जैसे वेंट ऑफ बॉयल्स लॉ है फर्स्ट लॉ हमारे पास वेंट ऑफ बॉयल्स लॉ हमें किस चीज़ के बारे में बताता है, प्रेशर और वॉल्यूम के रिलेशन के बारे में बताता है। तो ये वाला लॉ भी हमें प्रेशर जो डाइल्यूट सोल्यूशन है उनके प्रेशर के बारे में बताएगा। यहाँ पे डाइल्यूट सोल्यूशन के प्रेशर को हम पाई से शो कर रहे हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलर कंसंट्रेशन। ऑस्मोटिक प्रेशर जो पाई है उसका मोलर कंसंट्रेशन के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। कांस्टेंट लगाएंगे तो पाई इज इक्वल टू के सी हो जाएगा। कांस्टेंट को आप एक साइड पे कर लें तो पाई ओवर सी इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा और सी जो है वो कंसंट्रेशन जो है वो वॉल्यूम के इन्वर्सली रिलेटेड है तो इस वजह से पाई वी इज इक्वल टू के हो जाएगा जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर रहा है गैशियस बॉयल्स लॉ से, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं तो दूसरा लॉ है प्रेशर टेम्परेचर लॉ। प्रेशर टेम्परेचर लॉ भी बिल्कुल गैशियस लॉ की तरह है। यहाँ पे हमने बात की कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट अ गिवन कंसंट्रेशन। ऑस्मोटिक प्रेशर और एब्सोल्यूट टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है। कांस्टेंट लगाएंगे, कांस्टेंट को एक साइड पे ले आए, पाई ओवर टी इज इक्वल टू के। मीन के प्रेशर है तो पी ओवर टी इज इक्वल टू के। बिल्कुल ये चार्ल्स ये जो हमने लॉ पढ़ा था प्रेशर और टेम्परेचर के रिलेशन वाला गैशियस स्टेट में, ये बिल्कुल उसी लॉ से जो है बिल्कुल उसी लॉ की तरह है। वेंट ऑफ एवोगैड्रोस लॉ में हम देखें तो प्रेशर का नंबर ऑफ मोल्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखें तो जनरल इक्वेशन फॉर सॉल्यूशन, तो इसमें हमारे पास पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी होगा और गैसेस के लिए होते हैं पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो यहाँ पे पाई जो है वो बेसिकली जो है वो हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर है तो यहाँ पे उसमें गैशियस स्टेट में हम पी से शो करते हैं प्रेशर को और डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए पाई से शो करते हैं। तो ये दो इक्वेशंस हो गई। इट इज़ फाउंड दैट डाइल्यूट सोल्यूशन बिहेव जस्ट लाइक आइडियल गैसेस। वांट ऑफ लॉ एंड राउट्स लॉ। अच्छा, वाउंट ऑफ लॉ और राउट लॉ को अगर हम देखें लिमिटेशन देखें, अच्छा वाउंट ऑफ लॉ और राउट लॉ को पहले हम यहाँ से थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। इसमें हमें बताया हुआ है Van't Hoff law of osmotic pressure can be deduced from Raoult's law of lowering of vapor pressure. Raoult law is applicable to dilute solution when the solutes are non-volatile and non-electrolyte, and so Van't Hoff law is in its present form is also applicable to dilute solutions of non-volatile and non-electrolyte solutions substances. ठीक है, वैसे वहाँ पे हम Raoult's law जो है वो भी non-volatile non-electrolyte substances के लिए यूज़ करते हैं और दोनों laws जो है वो सेम मीन के शराइत पे अप्लाई हो सकते हैं। Limitations of Van't Hoff law देखें तो this law holds only if a solution has non-electrolyte solute and is not greater than 0.1 मोलैलिटी। इसकी लिमिटेशन ये है वांट ऑफ लॉ की कि सोल्यूशन की मोलैलिटी जो है वो 0.1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। द परसेंटेज ऑफ डेविएशन इंक्रीजेज व्हेन द कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इंक्रीजेज। सोल्यूशन की कंसनट्रेशन इंक्रीज होती है तो डेविएशन भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। दिस लॉ आल्सो फेल्स इन द केस ऑफ सोल्यूशंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स के सोल्यूशन के केस में जो है ये लॉ फेल हो जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर एज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, पाई का सी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है तो इट्स अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्योंकि ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगी। और उसके बाद है थर्मोडायनेमिक्स ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू आर टी ओवर वी वन नॉट एल एन पी नॉट ओवर पी। एक ये वाली इक्वेशन आप यहाँ से अपने माइंड में रखें। ऑस्मोटिक प्रेशर इज रिलेटेड टू वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन एंड सॉल्वेंट बाय अ वेल नॉन इक्वेशन इन थर्मोडायनेमिक। तो ये हमारे पास वेल नॉन इक्वेशन है, इसको याद रखें। इसमें पाई ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन है, टी टेम्परेचर है, वी वन नॉट जो है मोलर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है, पी नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है और पी जो है वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। बाकी इसमें से डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है।
ये वाली इक्वेशन हम पहले भी देख चुके हैं, पाई इज इक्वल टू N2RT और पाई इज इक्वल टू W2/M2RT। यहाँ पे N2 की जगह पे हमने वैल्यूज़ पुट कर दी, मीन नंबर ऑफ मोल्स, ऊपर जो है मैस आ जाएगा सोल्यूट का और नीचे मोलर मैस आ जाएगा। और इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं या फिर इस फॉर्म में, दोनों ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन सेम है, ठीक है। तो पाई इज इक्वल टू N2RT जो है ये फाइनल इक्वेशन हो गई। और पाई इज इक्वल टू CRT और पाई का सी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा हमारे पास मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। मॉलिक्यूलर सिव थ्योरी है, एक्शन जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कुछ थ्योरीज़ के ज़रिए। पहली थ्योरी है मॉलिक्यूलर सिव थ्योरी। दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय ट्रॉब। ही थॉट दैट ईच सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कंसिस्टेड ऑफ टाइनी पोर्स विच अलाउ द पैसेज ऑफ स्मॉलर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ओनली एंड बट लार्जर सोल्यूट पार्टिकल्स आर रिटेन्ड। अच्छा, इनका ये ट्रॉब साहब जो थे, इनका ये कहना था कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल चूँकि छोटे होते हैं तो वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से गुजर जाते हैं और सोल्यूट के मॉलिक्यूल नहीं गुजर सकते। लेकिन वो गलत थे, क्योंकि ऐसे भी कुछ सोल्यूशन होते हैं जिसमें सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो उनका साइज़ ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स। एड्जॉर्प्शन थ्योरी क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी देयर हैपन्स प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ऑन द सर्फेस ऑफ मेम्ब्रेन। ये थ्योरी हमें ये बताती है कि मेम्ब्रेन की सर्फेस के ऊपर एड्जॉर्प्शन हो जाती है मॉलिक्यूल्स की, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल की, ड्यू टू देयर क्लोजनेस टू द पोर्स ऑफ द मेम्ब्रेन एंड दे कैन पास थ्रू ईजीली। थर्ड है हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिलरी एक्शन। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इट इज़ थॉट दैट एनी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कंसिस्टेड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक कैपिलरीज। ये थ्योरी हमें ये कहती है कि कोई भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है उसमें बहुत ज़्यादा तादाद में छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं, छोटी छोटी नालियाँ होती हैं, विच आर नॉट वेटेड बाय द सॉल्वेंट एंड द वेपर प्रेशर विच आर नॉट वेटेड बाय द सॉल्वेंट द वेपर्स ऑफ द सॉल्वेंट कैन पास थ्रू दीज फ्रॉम अ रीजन ऑफ द हायर वेपर प्रेशर टू द रीजन ऑफ द लोअर वेपर प्रेशर। और उन्होंने कहा कि सॉल्वेंट के वेपर जो हैं वो इनसे ईजिली गुजर जाते हैं, ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर वाले एरिया में चले जाते हैं। वेपर प्रेशर ऑन द सॉल्वेंट साइड इज़ ग्रेटर देन ऑन द सोल्यूशन फॉर्म। इसी वजह से जो है वो सॉल्वेंट से सोल्यूशन वाली साइड पे वेपर्स जो हैं वो गुजर जाते हैं। दिस थ्योरी हैज़ द वीकनेस दैट वेटिंग बिहेवियर ऑफ द मेम्ब्रेन कैन हार्डली जस्टिफाई दिस थ्योरी, ठीक है। उसके बाद एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ उस केस में आ जाती हैं जब हमारे पास एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो जाए सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स की, मीन के वो या तो टूट जाएं, अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट है तो वो आइंस में टूट जाएगा, या फिर वो कोई डाइमर ट्राइमर वगैरह बना दें, आपस में जुड़ जाएं वो मॉलिक्यूल, तो उस केस में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो उनकी वैल्यूज़ वो नहीं आती जो एक्चुअली होनी चाहिए, तो ये एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी। और इस केस में आपने याद क्या रखना है, इसमें एक तो ये कुछ एक्सप्रेशन याद रखने के डेल पी का M2 के साथ मीन के मॉलिक्यूलर मैस ऑफ सोल्यूट के साथ इन्वर्स रिलेशन है, ये पहले भी आप लोग देख चुके हैं। डेल टी बी का M2 के साथ इन्वर्स रिलेशन है, डेल टी एफ का भी इन्वर्स रिलेशन है। और मीन सारी जो हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं उनका मॉलिक्यूलर मैस ऑफ सोल्यूट के साथ इन्वर्स रिलेशन है, ये याद रखें। यहाँ पे ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का मोलर मैस के साथ इन्वर्स रिलेशन और मोलर मैस का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ इन्वर्स रिलेशन है। मोलर मैस का नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स के साथ जो है वो इन्वर्स रिलेशन है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ और नंबर ऑफ पार्टिकल्स का डायरेक्ट रिलेशन हो जाएगा। एसोसिएशन के केस में आपने फाइनल एक्सप्रेशन याद रखने हैं और डिसोसिएशन के केस में भी फाइनल एक्सप्रेशन याद रखनी है। अच्छा, एसोसिएशन और डिसोसिएशन को पहले हम डिफाइन कर लेते हैं। सम ऑफ द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस अंडरगो एसोसिएशन इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स, सो द टोटल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन द सॉल्यूशन डिक्रीजेज। मीन के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाएंगे तो टोटल जो मॉलिक्यूल्स की तादाद है वो कम हो जाती है। एसोसिएशन में भी ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसकी रीज़न ये हो सकती है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं मॉलिक्यूल आपस में। व्हेन द डाइमर्स ऑफ द सोल्यूट मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड देन द नंबर ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल्स बिकम हाफ। अगर डाइमर बन रहे हैं तो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल हाफ हो जाएंगे और मोलर मैस जो है वो डबल हो जाएगा, क्योंकि दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए हैं। तो पहले एक मॉलिक्यूल का मैस मोलर मैस कहला रहा था, अब दो मॉलिक्यूल के जुड़ने से दोनों का मैस टोटल जो है वो मोलर मैस होगा, तो वो डबल हो जाएगा देन दैट ऑफ हिज थ्योरेटिकल वैल्यूज़। और उसके बाद जी नेक्स्ट है हमारे पास कि एग्जांपल है, इन केस ऑफ CH3COOH द मोलर मैस कम्स आउट टू बी 120 रादर देन 60 विच इज़ इट्स एक्चुअल वैल्यू एंड द रियलिटी इज़ दैट CH3COOH फॉर्म द डाइमर इन बेंजीन। CH3COOH जो है वो डाइमर बनाता है। डिसोसिएशन की बात करें तो इफ़ द सोल्यूट अंडरगो डिसोसिएशन इन इज इलेक्ट्रोलाइट लाइक एन एसिड बेस और सॉल्ट द नंबर ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेज। इलेक्ट्रोलाइट के केस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं, सो द मॉलिक्यूलर मैस डिक्रीजेज और मॉलिक्यूलर मैस कम हो जाएगा। जैसे
NaCl के केस में बात करें तो NaCl का मैस जो होता है वो 58.5 ग्राम्स होता है, और जब ये टूटेगा अपने आइंस में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में तो इसका मैस कम हो जाएगा और इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स डबल हो जाएंगे। CaCl2 की बात करें तो इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स टोटल 3 होंगे एक मॉलिक्यूल के, मीन के एक Ca बनेगा, Ca2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव 2 बनेंगे, तो टोटल जो है वो थ्राइज हो जाएंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और जो मोलर मैस है वो 1/3 ऑफ एक्चुअल मोलर मैस हो जाएगा। वांट ऑफ फैक्टर I क्या होता है? वांट ऑफ फैक्टर को स्मॉल i से शो करते हैं। ये क्या होता है? इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि I इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, I इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हमारे पास 4 टाइप की हैं: लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इनको अगर हम प्राइम के साइन के साथ हम अगर यूज़ करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोलाइट की, और जो है जो हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट है उनको हम एक जो है वो डिग्री के साइन से, जो एक सर्कल के साइन से अगर हम शो करें तो फिर हमारे पास I की वैल्यू लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के केस में आ जाएगी I इज इक्वल टू del P नॉट ओवर del P प्राइम ओवर del P नॉट, मीन के ऊपर वाली वैल्यू जो है वो इलेक्ट्रोलाइट के लिए और नीचे वाली बटे की नीचे वाली वैल्यू जो है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए। फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए del TB प्राइम ओवर del TB नॉट, और फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए I इज इक्वल टू del TF प्राइम ओवर del TF नॉट, और ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए पाई प्राइम ओवर पाई नॉट। ठीक है, इट इज़ आल्सो ऑब्जर्व दैट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इंक्रीज विद इंक्रीजिंग डाइल्यूशन। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज करती हैं एंड अप्रोच लिमिटिंग वैल्यू एट वेरी लार्ज डाइल्यूशन, और बहुत ज़्यादा लार्ज डाइल्यूशन पे उनकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट हो जाती है। वांट ऑफ फैक्टर हेल्प अस टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। वांट ऑफ फैक्टर के जरिए हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की फाइंड कर सकते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फ्रॉम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं? यहाँ पे we consider 1 mole of electrolyte and suppose that alpha moles from this dissociate to form the ions। अगर हम कहें कि हमारे पास 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का है और उसमें से अल्फा मोल्स जो हैं वो आइंस बना देते हैं। द अनडिसोसिएटेड नंबर ऑफ मोल्स, अनडिसोसिएटेड कितने रह जाएंगे? 1 मोल था तो 1 में से अल्फा जो है वो डिसोसिएट हो गया तो 1 माइनस अल्फा बाकी बच जाएंगे। सपोज दैट n इज़ द नंबर ऑफ आइंस फॉर्म्ड, टोटल n जो है वो नंबर ऑफ आइंस बनेंगे व्हेन 1 मोल ऑफ सोल्यूट डिसोसिएट्स, देन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन ऑफ सेम क्वांटिटी इज़ 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। ठीक है, तो ये हमारे पास फिर डिसोसिएशन के बाद टोटल हो जाएंगे 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस, अच्छा इसमें से अल्फा आपने जो है वो कॉमन ले लिया तो n माइनस 1 अल्फा हो जाएगा। और वी नो दैट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ वांट ऑफ फैक्टर की डेफिनेशन के ऊपर के मुताबिक हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स लेते हैं आफ्टर डिसोसिएशन ऊपर आ जाएगा और नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन जो है वो बटे के नीचे आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे I इज इक्वल टू 1 प्लस एन ए माइनस ए या अल्फा कह लें एन अल्फा माइनस अल्फा, और फिर आप 1 को दूसरी साइड पे ले जाएं तो I माइनस 1 इज इक्वल टू एन अल्फा माइनस अल्फा, और फिर इसमें से आपने अल्फा को कॉमन लिया तो कुछ इस तरह से ये इक्वेशन हो जाएगी। अब अल्फा को आप एक साइड पे ले लें, n माइनस 1 को दूसरी साइड पे ले जाएं तो I माइनस 1 ओवर n माइनस 1 ये इस तरह से आ जाएगा, और इसके ज़रिए आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन 7 इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी कैन कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इफ़ वी नो द I फैक्टर, मीन के वांट ऑफ फैक्टर एंड नंबर ऑफ पॉसिबल आइंस प्रोड्यूस्ड ड्यू टू डिसोसिएशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो फाइनली आपने इस टॉपिक में से जस्ट ये वाली इक्वेशन याद रखनी है जिसके ज़रिए हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम वांट ऑफ फैक्टर। उसके बाद है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इट इज़ क्लियर दैट व्हेन द डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन इज इंक्रीज्ड, जब डाइल्यूशन इंक्रीज करते हैं तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज करती है। व्हेन द सॉल्यूशन इज इनफाइनाइटली डाइल्यूट, जब बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो जाता है सॉल्यूशन, देन देयर इज 100% डिसोसिएशन एंड अल्फा बिकम यूनिटी, तो उस वक्त अल्फा की वैल्यू यूनिटी हो जाती है। लुक एट द टेबल फॉर डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, इट इज़ क्लियर दैट इन केस ऑफ द कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन अराउंड 1 मोलर द वांट ऑफ फैक्टर I इज लेस देन दैट द वैल्यू विच इज़ देयर इन केस ऑफ द कंप्लीट डिसोसिएशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये हमारे पास टेबल है, इसमें अगर आप देखें तो NaCl, HCl, CuSO4, CaCl2, H2SO4, PbNO3 ट्वाइस एंड FeCl3 के लिए जो है हमें I की वैल्यूज़ दी हुई हैं। 0.00 मोलैरिटी के लिए पहले दी हुई है, मीन के बिल्कुल हमारे पास इनफाइनाइटली डाइल्यूट सोल्यूशन है। 0.01 मोलर, 0.1 मोलर और 1 मोलर सोल्यूशन के लिए हमें ये वैल्यूज़ दी हुई हैं। अगर आप देखें तो जब बिल्कुल हमारे पास जो है वो बहुत कम है, अगर 0 मोलैरिटी है तो फिर आपके पास जो ये 1 इलेक्ट्रोलाइट्स हैं NaCl,
HCl और CuSO4, इनके लिए 2 आ रहा है आई फैक्टर। और जो अगर हम कंसनट्रेशन को फिर बढ़ाते जाते हैं तो 2 से 1.94 हुआ, फिर 1.87 हुआ, फिर 1.82 हुआ, तो वैल्यू जो है वो आई फैक्टर की कम होती जाती है। मीन के कंसनट्रेशन बढ़ाने से आई फैक्टर की वैल्यू जो है वो कम होगी। द वैल्यू ऑफ आई फॉर यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट एज NaCl शुड बी 2 बिकॉज द डबल द नंबर ऑफ द पार्टिकल्स आर प्रोड्यूस एंड सो वी एक्सपेक्ट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर NaCl सोल्यूशन शुड बी लोअर ट्वाइस। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट 2 गुना जो है वो बढ़ जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स डबल हो जाएंगे एज कम्पेयर टू 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ द नॉन इलेक्ट्रोलाइट। बट दिस इज नॉट ट्रू इन द टेबल 8.6 फॉर 0.01 मोलर, 0.1 मोलर एंड 1 मोलर because at this concentration 100% dissociation of NaCl is not possible. When NaCl is 1 molar then I factor is 1.82 rather than 2। ठीक है, समझ आ गई होगी आप लोगों को। सिमिलर टाइप ऑफ द एक्सप्लेनेशन कैन बी गिवन फॉर CaCl2 एंड FeCl3। CuSO4 की अगर हम बात करें तो इसमें 0.01 मोलैलिटी होने की वजह से मुकम्मल तौर पर टूटना 3 गुना ज़रात बनते हैं टूटने से। ठीक है, और पाई की कीमत 3 गुना होनी थी लेकिन आई की कीमत 1.45 है। इसका मतलब यह है कि 0.01 मोलैलिटी इर्तिकाज़ पर CuSO4 की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम है। ठीक है, फिर है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को बेसिकली जो है ना हम जब पढ़ते हैं तो फर्स्ट ईयर में आपने देखा होगा जो सेकंड चैप्टर है हमारे पास एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स वाला, वहाँ पे हम इसको डिस्कस करते हैं। ये टॉपिक यहाँ पे भी हम लोग देख लेते हैं और अगर आप चाहें तो वहाँ से बेसिक आप लोग कंसेप्ट ले लीजिएगा उस चैप्टर से, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इंट्रोडक्शन देखें तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लेट अस कंसिडर 2 इमिसिबल लिक्विड्स। 2 इमिसिबल लिक्विड हैं, उनको हम A और B लिक्विड कह रहे हैं। व्हेन दे आर मिक्स, जब उनको मिक्स करेंगे 2 लेयर्स आर प्रोड्यूस, 2 अलग-अलग लेयर्स बन जाएंगी। ठीक है, जैसे फिनोल वाटर सिस्टम, और वो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। द लिक्विड विद हायर डेंसिटी मेक्स द लोअर लेयर, वो लिक्विड जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो नीचे वाली लेयर बनाएगा। नाउ टेक अ सॉलिड सोल्यूट X। ठीक है, X सोल्यूट अब हमने लिया और वो X सोल्यूट ऐसा सोल्यूट है कि वो दोनों लिक्विड्स के अंदर डिज़ोल्व हो सकता है, लेकिन उसकी जो मतलब डिज़ोल्व होने की पावर है वो दोनों में थोड़ी डिफरेंट होगी। मतलब एक सॉल्वेंट में वो ज़्यादा हाल हो सकता है और दूसरे में कम हाल हो सकता है। द सब्सटेंस X इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 लेयर्स एंड डेफिनेट कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस X आर प्रेजेंट इन सेपरेटेड लेयर्स A and B, separate layers A and B, and these concentration depend upon the solubilities of X in solvent A and B. State of dynamic equilibrium, अच्छा स्टार्ट में क्या होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर पे द कंसंट्रेशन ऑफ द X in both layers of A and B remains constant anyhow the molecules of X travel from A to B and B to A with equal rate। मीन के X जो सोल्यूट है उसके मॉलिक्यूल्स A सॉल्वेंट में भी होंगे B में भी होंगे, दोनों में हल हो सकते हैं। और इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे जितने उसके पार्टिकल्स जो हैं वो एक सॉल्वेंट में होंगे उतने मतलब उनका जो रेट होगा दोनों सॉल्वेंट में फ्लो करने का वो कांस्टेंट हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा और उनकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी। रेट इक्वल हो जाएगा, कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी। एक्सपेरिमेंटली इट इज़ फाउंड दैट द रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द X इन A and B इज द कांस्टेंट क्वांटिटी एट अ गिवन टेम्परेचर एंड दिस कांस्टेंट पैरामीटर इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। इसी कांस्टेंट पैरामीटर को डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट या पार्टीशन कोएफिशिएंट कहते हैं और इसको KD से शो करते हैं। मीन कंसंट्रेशन ऑफ X इन लिक्विड A डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ X इन लिक्विड B। फिर एग्जांपल इसमें देखें तो सक्सिनिक एसिड इज सोलबल इन वाटर एंड इथर बोथ एनी हाउ इट इज़ मोर सोलबल इन वाटर दैन इथर। ठीक है, इसमें अगर आप देखें तो हमने जो है वो इथर और वाटर को पहले मिक्स किया, उन्होंने 2 लेयर्स बना ली, फिर उसमें सक्सिनिक एसिड मिक्स किया अच्छी तरह। जब शेक किया तो शेक करने के बाद जब हमने उसे रखा तो एक ख़ास टेम्परेचर पे जब इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाएगा तो इथर जो है वो उसमें दोनों सॉल्वेंट्स में इक्विलिब्रियम में जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगा। ठीक है, वाटर और इथर के अंदर उसकी जो कंपोजिशन है मीन जो उसकी कंसनट्रेशन की रेशो है वो कांस्टेंट हो जाएगी दोनों में। फॉलोइंग टेबल शो द कंसंट्रेशन ऑफ द सक्सिनिक एसिड इन ईथर एंड वाटर। यहाँ पे कंसंट्रेशन बता भी दी हुई है। डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट ऑफ सक्सिनिक एसिड इन दीज 2 सॉल्वेंट्स इज KD इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सक्सिनिक एसिड इन वाटर डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सक्सिनिक एसिड इन ईथर। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन आपको बता रहे हैं वाटर में भी और ईथर में। वाटर में इसकी कंसंट्रेशन को C1 से शो कर रहे हैं, ईथर में C2 से शो कर रहे हैं। 0.024 और 0.0046 वाटर में ज़्यादा सोलबल है एज़ कम्पेयर टू ईथर और इसकी KD की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आएगी चाहे कंसंट्रेशन की कोई भी रेशो हो। 5.2 5.2 5.2 एंड 5.2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि सक्सिनिक एसिड जो है वो पानी में ईथर के मुकाबले में 5.2 गुना ज़्यादा हाल पजीर है, 5.2 गुना ज़्यादा सोलबल है इन वाटर एज़ कम्पेयर टू ईथर। उसके बाद जी नेक्स्ट देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ I2 बिटवीन वाटर एंड कार्बन डाइसल्फाइड। I2 का वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो ये इसकी कार्बन डाइऑक्साइड में है कंसंट्रेशन और ये वाटर में, ये कार्बन डाइसल्फाइड में I2 जो है वो ज़्यादा सोलबल है। इसकी KD की वैल्यू फिक्स है 420। मीन के जो I2 है मीन के आयोडीन है वो कार्बन डाइसल्फाइड में 420 गुना ज़्यादा हाल हो जाती है एज़ कम्पेयर टू इन वाटर।
मीन के बहुत ज़्यादा सोलूबल है कार्बन डाइसल्फाइड में एज़ कम्पेयर टू वाटर। नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है नेक्स्ट, नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इन 1891 नर्स स्टडीज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेवरल सोल्यूट्स इन suitable pairs of solvents. On the basis of his findings he gave a law which is called nurse distribution law और nurse partition law भी इसे कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और पार्टीशन लॉ। इसको पार्टीशन लॉ या डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है कि इफ़ अ सोल्यूट डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ इनटू टू immiscible solvents at constant temperature and the molecular conditions of the solute remain the same, mean ना तो dissociation हो ना association हो, then the distribution coefficient Kd remain constant at a given temperature for a various concentration of solutions। ये वही सारी बातें जो पीछे आपको बता दी, समझा दी, टेबल से भी बता दी। ये हमें बातें किसने बताई थी? ये नर्स ने बताई थी और इसको हम नर्स का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या पार्टीशन लॉ कहते हैं। सोल्युबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, सोल्युबिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की क्या आपस में इनका क्या रिलेशन है? याद रखना है कि जो सैचुरेटेड सोल्यूशन होते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ अ सोल्यूट आर इनडायरेक्टली द सोल्युबिलिटी ऑफ द सोल्यूट इन द इनटू टू सॉल्वेंट। ठीक है, जो सोल्युबिलिटी होती है ना सोल्यूट की सॉल्वेंट के अंदर, वो सैचुरेटेड सोल्यूशन से हमें पता चल जाती है। तो इस वजह से हम यहाँ पे कंसनट्रेशन की जगह पे सोल्युबिलिटी लिख सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो है उसके ज़रिए से हम सोल्युबिलिटीज़ भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये वाला एक्सप्रेशन आपने याद कर लेना है। Kd इज इक्वल टू CA/CB है। पहले कंसनट्रेशन की बात कर रहे थे, आप सोल्युबिलिटी SA और SB, मतलब कि A सॉल्वेंट में सोल्युबिलिटी और नीचे B सॉल्वेंट में सोल्युबिलिटी सोल्यूट की। लिमिटेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ देखें तो द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट इनटू टू सॉल्वेंट शुड बी मेजर्ड आफ्टर द इक्विलिब्रियम हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड एट गिवन टेम्परेचर। मीन के इक्विलिब्रियम से पहले हम नहीं मेजर करेंगे, इक्विलिब्रियम पे मेजर करेंगे। सॉल्यूशन को बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होना चाहिए। कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन मोस्टली डू नॉट ओबे दिस लॉ। द सॉल्वेंट शुड बी नॉन मिसिबल और ओनली स्लाइटली मिसिबल। सॉल्वेंट जो है वो या तो कम्प्लीटली मिसिबल हों या फिर स्लाइटली मिसिबल हों। द टेम्परेचर शुड बी कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। और नेक्स्ट है द सोल्यूट शुड बी नीदर एसोसिएटेड नॉट डिसोसिएटेड। इन अदर वर्ड्स द मॉलिक्यूलर स्टेट ऑफ द सोल्यूट शुड बी द सेम इन टू सॉल्वेंट्स। मॉलिक्यूलर जो स्टेट है वो सेम होनी चाहिए, मीन के एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है मॉडिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एंड चेंज इन द मॉलिक्यूलर स्टेट। मीन के यहाँ पे हम मॉडिफाई करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को उन सोल्यूट्स के लिए जो कि एसोसिएशन या डिसोसिएशन शो करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास एसोसिएशन ऑफ सोल्यूट। तो एसोसिएशन के लिए आपने जो है फाइनल एक्सप्रेशन याद कर लेना है, इसमें डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है। MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख लेते हैं। तो एसोसिएशन के केस में ना आपने ये देख लेना है, ये वाला, ठीक है। Kd इज इक्वल टू C1/C2 पावर 1/n, ठीक है। ये एक्सप्रेशन या फिर इसको आप इस फॉर्म में ले सकते हैं, Kd इज इक्वल टू C1/C2 स्क्वायर रूट। ये इस केस में जब आपके पास डाइमर बनाएगा सोल्यूट, और अगर जो हमारा सोल्यूट है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस X आर एसोसिएटेड, अच्छा नहीं सॉरी, मीन के 2 मॉलिक्यूल्स अगर एसोसिएट हो रहे हैं तो ठीक है डाइमर बनेगा तो फिर ये वाला होगा। और अगर ट्राइमर मीन के ये वाला होगा, ठीक है, स्क्वायर रूट के फॉर्म में। तो क्यूब रूट कब आएगा? जब 3 मॉलिक्यूल्स एसोसिएट होंगे। जब 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस X आर एसोसिएटेड देन ट्राइमर बनेगा ना, तो फिर Kd इज इक्वल टू C1/C2 क्यूब रूट। इस तरह हम लिख सकते हैं जर्नल, मतलब कि वो स्क्वायर रूट या क्यूब रूट की फॉर्म में ना लिखें तो 1/n कर दें, फिर वो डिपेंड करता है कि डाइमर बन रहा है या ट्राइमर बन रहा है। अब बेंजीन के केस में देखें तो बेंजीन में जो है वो डाइमर बन जाता है किस चीज़ का, यहाँ पे आपको one of the best example is the distribution of benzoic acid। बेंजोइक एसिड को वाटर और बेंजीन में जब मिक्स करते हैं तो बेंजीन के अंदर वो डाइमराइज हो जाता है बेंजोइक एसिड इन बेंजीन। तो इस वजह से बेंजीन के ऊपर जो है ये स्क्वायर रूट आ जाएगा और वाटर जो है वो सिंपल आ जाएगा। यहाँ पे आपको ये एग्जांपल्स भी बताई हुई हैं। K की वैल्यू वैसे मतलब इनकी रेशो, कंसनट्रेशन की रेशो बताई हुई है, और फिर आगे Kd की वैल्यू बताई हुई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डिसोसिएशन ऑफ सोल्यूट। जब सोल्यूट जो है वो डिसोसिएशन शो करे तो उस केस में क्या होगा? उस केस में आपके पास Kd के लिए ये एक्सप्रेशन होगी C1/C2 1 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। बस ये फाइनल एक्सप्रेशन याद कर लें। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं एप्लीकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। एप्लीकेशन में आप इन सारी एप्लीकेशंस के नेम याद करें। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है फर्स्ट ऑफ ऑल, दूसरी है अच्छा सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में जो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं सॉल्वेंट, उसमें हमारे पास हेक्सेन, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, एसीटोन एंड कार्बन डाइसल्फाइड आ जाते हैं। और मल्टीपल एक्सट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट होती है। इसको मैं आपको दूसरा जब चैप्टर करेंगे तो वहाँ पे डिटेल में बता दूँगी। और एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एक्सट्रैक्शन भी आपको बताई हुई हैं, इनको भी फ़िलहाल छोड़ दें।
बल्कि इनको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। चलें सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को थोड़ा सा देख लेते हैं। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन कौन सी टेक्निक है? एक ऐसी टेक्निक है जिसमें दो इमिसिबल लिक्विड्स को लिया जाता है, जैसे वाटर और ईथर को लिया जाता है। मोस्टली लेबॉर्ट्री में वाटर और ईथर के पेयर को लिया जाता है। और कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस जब हम प्रिपेयर करते हैं तो उसमें से इम्प्योरिटीज़ को निकालने के लिए जो है हम ये वाला प्रोसेस यूज़ करते हैं। और उस मतलब अपने जो हमारा कंपाउंड, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने प्रिपेयर किया, उसको प्योरीफाई करने के लिए हम ये मेथड यूज़ करते हैं, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन वाला। और इसमें ईथर और वाटर यूज़ किया जाता है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पास टू द ईथर लेयर। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो है वो ईथर लेयर में चले जाते हैं जब हम शेक करते हैं। ये हमारे पास जो फनल है, सेपरेटिंग फनल, इसके अंदर वाटर और ईथर को लिया जाता है और अपने वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस जिसको प्योर फॉर्म में लेके आना होता है उसको भी डाल दिया जाता है। जब शेक करते हैं तो इम्प्योरिटीज़ जो है वो वाटर में चली जाएंगी, इनऑर्गेनिक नेचर की होंगी वो, और ऑर्गेनिक नेचर का जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो चला जाएगा ईथर की लेयर में। शेक करने के बाद ऊपर से ईथर वाली लेयर को सेपरेट करेंगे। इवेपोरेशन करवाने के बाद हम अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वहाँ से सेपरेट कर सकते हैं। और वाटर में जो है कुछ अमाउंट रह जाएगी उसकी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो फिर दोबारा जो है हम एक बार फिर से हम ये वाला प्रोसेस रिपीट कर लेंगे, मीन के मज़ीद थोड़ा सा ईथर डाल के उसको शेक करके और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के ज़रिए। और फाइनली जो है रिपीटेड एक्सट्रैक्शन से हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपना प्रोडक्ट निकाल सकते हैं इसमें से। तो एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एक्सट्रैक्शन, मल्टीपल एक्सट्रैक्शन में हमारे पास कह रहे हैं कि अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब एक्वस सोल्यूशन है और हमारे पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब ही ईथर है, तो अगर तो हम 1000 पूरा ही 1000 सेंटीमीटर क्यूब ईथर यूज़ कर लें एक ही स्लॉट में, एक ही लॉट में, मीन के एक ही बारी पे हम यूज़ कर लें, तो फिर हमारे पास चांसेस ये हैं कि 66% सब्सटेंस जो है वो ईथर में आ जाएगा और 33% जो है वो वाटर में रह जाएगा। दूसरा ये है कि अगर हम ऐसा करते हैं कि जो हमारे पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब ईथर था, वाटर में वाटर वाली लेयर के ऊपर जो है हम जस्ट 500 सेंटीमीटर क्यूब एक बार डालें और एक बार एक्सट्रैक्शन कर लें, तो एक बार एक्सट्रैक्शन के बाद जो है हमारे पास जो हमारा सब्सटेंस निकल के आ जाएगा ईथर में वो 75% नहीं 50% निकल के आ जाएगा और 50% रह जाएगा। फिर दोबारा जो 500 सेंटीमीटर क्यूब बच गया था उसके साथ दोबारा एक्सट्रैक्शन करेंगे, तो अब रिमेनिंग का 50% जो है, मीन 50% बचा था ना, तो 50 का 50% करें तो 25% मज़ीद निकल आएगा। मतलब टोटल जो है वो 75% अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड हम निकाल लेंगे इस प्रोसेस के ज़रिए। और अगर हम 4 इंस्टॉलमेंट में करते हैं ये एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस, तो फिर क्या होगा, फिर हमारे पास हम 250 सेंटीमीटर क्यूब ईथर लेंगे एक बार, फिर दूसरी बार भी 250 सेंटीमीटर क्यूब लेंगे, तीसरी बार भी, चौथी बार भी शेक करेंगे और ऑर्गेनिक कंपाउंड हम निकलने के चांसेस हैं 80.2% जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और अगर हम 5 टाइम करते हैं तो 83.8% तक हम निकाल सकते हैं। तो ये परसेंटेज और ये इनके याद रखें कि कितनी बारी करने से कितनी परसेंटेज जो है वो हम हासिल कर सकते हैं अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड की। लेकिन कंप्लीट एक्सट्रैक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है, फिर भी कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो हमारे पास रह जाती है वाटर के अंदर। फिर बाकी सारी पुरानी बातें आ गई थी, फिर बल्कि पुरानी बातें कहाँ से आ गई थी, ये सारी पुरानी बातें। डिटर्मिनेशन ऑफ एसोसिएशन वाली बात कर ली। डिटर्मिनेशन ऑफ डिसोसिएशन, मीन एसोसिएशन और डिसोसिएशन को डिटरमाइन कर सकते हैं, सोल्युबिलिटी को कर सकते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट ऑफ आयोडीन, एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं ना, तो पीछे ये चीज़ें हो गई थी तो इनको मैंने टिक नहीं किया, बस आप हेडिंग्स देख लीजिएगा। फार्मूले आप लोगों ने पीछे देख लिए थे कि कैसे कैसे हम कौन कौन से जो है वो एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट ऑफ आयोडीन, आयोडीन का डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन इन वाटर ओवर कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन इन बेंजीन, ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। फिर है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ I3 नेगेटिव एंड I नेगेटिव, ये वाला फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हुआ है। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो हमारे पास KD एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से आएंगे, कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन इन वाटर और कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन इन बेंजीन, ठीक है। और इसमें जो KC एक्सप्रेशन निकल के आएंगे वो हमारे पास कुछ इस तरह से होंगे, और ये वाले फाइनल एक्सप्रेशन इसमें आ जाएगा। और इसमें रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट समझ के पढ़ लीजिएगा। हाँ, और एप्लीकेशन है तो जस्ट बेसिकली आपने मेन हेडिंग्स इनकी देख लेनी है। डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेटर है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेटर, आयोडीन इज़ लीस्ट सोलबल इन वाटर, वाटर में आयोडीन का हम पता नहीं लगा सकते। अगर वाटर के साथ हम क्लोरोफॉर्म भी ऐड कर दें या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड ऐड कर दें थोड़ा सा, तो आयोडीन जो है वो वाटर से क्लोरोफॉर्म में या कार्बन टेट्राक्लोराइड में आयोडीन ने मूव कर जाना है, तो वहाँ पर जो है ना इंटेंस वायलेट कलर शो होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेटर का मतलब यही है कि हम आयोडीन को इंडिकेट कर सकते हैं। सो द distribution of iodine to greater extent in organic layer indicates itself, ठीक है। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के लिए भी ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को यूज़ किया जाता है। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी इज़ अ मॉडर्न टेक्निक इन विच द स्मॉल अमाउंट ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। इसमें हम स्टेशनरी फेज जो है वो वाटर लेते हैं, ऑर्गेनिक मोबाइल फेज लेते हैं, तो इसमें डिटेल करने की ज़रूरत नहीं। जस्ट इस टेक्निक का नेम याद रखें कि ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इसमें यूज़ होता है। इसके अलावा डीसिल्वराइजेशन
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेड में भी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या कोएफिशिएंट ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को यूज़ किया जाता है, ये नास्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जिसको हम कहते हैं। लेट अस हैव मोल्टन लेड कंटेनिंग सिल्वर, अगर लेड है और उसके अंदर सिल्वर भी है मोल्टन स्टेट में, हम मोल्टन जिंक ऐड करेंगे इस मिक्सचर के अंदर, तो जिंक और लेड जो हैं वो इमिसिबल लेयर्स हैं और सिल्वर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों लेयर्स के अंदर, एंड सिल्वर डिस्ट्रीब्यूट 300 टाइम्स ग्रेटर इन जिंक 800 डिग्री सेंटीग्रेड। 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे 300 गुना जो है वो ज़्यादा सिल्वर चला जाएगा जिंक के अंदर, ठीक है। इट मीन्स दैट मोस्ट ऑफ द सिल्वर लीव्स लेड, लेड में से निकल के जिंक में चला जाएगा सिल्वर। व्हेन द जिंक लेयर इज़ कूल्ड, जब जिंक लेयर की कूलिंग करेंगे देन वी गेट द अलाई ऑफ सिल्वर एंड जिंक, जिंक और सिल्वर का अलाई हमें मिल जाएगा, एंड द अलाई ऑफ द जिंक एंड द सिल्वर इज़ डिस्टिल्ड इन अ रिटॉर्ट, और उसको फिर डिस्टिलेशन कर लेंगे, एंड जिंक पासिस ओवर लीविंग सिल्वर बिहाइंड, जिंक ने जो है वो पास ओवर हो जाना है और सिल्वर जो है वो बच जाएगी पीछे, एंड दैट अमाउंट ऑफ द सिल्वर विच इज़ स्टिल प्रेजेंट इन लेड इज़ रिकवर्ड विद मोल्टन जिंक इन द सेकेंड इंस्टॉलमेंट ऑफ एक्सट्रैक्शन। तो इस तरह से जो है हम ये सारा प्रोसेस रिपीट करके डिसिल्वराइजेशन ऑफ लेड कर सकते हैं। आई होप इस चैप्टर में भी आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। मेहनत करें और अपने नोट्स लाजमी बनाया करें। जो चीज़ें मैं आपको बता रही होती हैं वो बेसिकली मैं आप लोगों को गाइड कर रही होती हूँ कि आप लोगों ने कहाँ से कितना करना है एमसीक्यूज़ के लिहाज से। और आप लोगों को कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि उनकी रूटीन ऐसी होती है कि वो टाइम ज़्यादा नहीं दे सकते। तो अगर आप ज़्यादा टाइम नहीं भी दे सकते तो आप स्लो एंड स्टडी चलते रहें, मतलब जो आपको टास्क दिया जाता है, जितने दिन का दिया जाता है, जितने टाइम का दिया जाता है, उस टाइम के अंदर आप खुद देखें। अगर आपके पास 48 आवर्स हैं, मीन के 48 घंटे भी हैं, तो 48 घंटे में हर 5 घंटे के बाद भी आप आधा घंटा निकाल लें तो आप वो भी आपके लिए बहुत हो जाएगा और आप टाइम पे जो है अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। जब तक आप ख़ुद कोशिश नहीं करेंगे कोई और आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। और ख़ुद को इम्प्रूव करें और अपना बहुत ख्याल रखें, और अपना ख्याल आप इसी तरह रख सकते हैं आगे बढ़ के और ख़ुद को प्रूव करके। दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफ़िज़।